हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि यार अब हमको ना हमारी फ़िल्म को बेचने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक लेकर जाए। तो अभी वो प्लेटफॉर्म हम नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग एक सोलो एंटरप्रेन्योर है। आप लोगों में उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप लोग वो लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाओ। तो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे, हमको रीच आउट उनको करना है। अब जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पिच वीडियो देखा होगा, मैंने अभी रिलीज़ किया है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने ये आएगा कि यार अंशुल, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढे कैसे हम लोग, ये डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हमारे पास तो नेटवर्क नहीं है। हम लोग तो छोटे से गांव से उठ के आ रहे हैं या फिर एक छोटे से शहर से उठ कर आ रहे हैं, तो हम लोग को ये डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है। अब जैसे मैं फिल्म मेकिंग में, तो मैं गूगल पे गया दोस्तों, इंटरनेट पे गया और मैंने देखा कि लास्ट पिछले 5 साल में, यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक इंडिया में कितनी फिल्में रिलीज़ हुई है। चाहे वो हिंदी फिल्में होगी, चाहे वो तमिल फिल्में होगी, चाहे वो तेलुगु फिल्में होगी, मराठी होगी, कन्नड़ा होगी, जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है, इसका मतलब वो फिल्मों को किसी ने तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी ने कहीं ना कहीं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया दोस्तों। ये मेरा डेटाबेस है दोस्तों। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, ये पूरी मेरी लिस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स है, किसने किसने क्या किया। तो हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में जिन जिन लोगों ने फिल्में बनाई दोस्तों, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, याद लगा लेना दोस्तों। कहीं आप प्रोडक्ट बनाने वाले को अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने फिल्म बनाई है तो मैं प्रोडक्शन हाउस को बेचने जाऊँगा तो बोलेगा भाई पागल है क्या, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हूँ, मैं मेकिंग में हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए या फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और वहाँ पे रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एडवांटेज क्या होता है, उनके पास रेडीमेड क्राउड होता है। अगर आप सेल्फ रिलीज़ करने जाओगे, अपना प्रोडक्ट खुद जाके मार्केट में बेचने जाओगे, तो आपके पास क्राउड कहाँ से होगा, आपका जो टारगेट मार्केट है वो कहाँ से होगा। तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे टारगेट मार्केट है आपका और वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सको। तो ये हो गया। तो मैंने क्या किया, पूरा हिस्ट्री को स्कैन किया लास्ट 5 ईयर्स में और फिर पूरी स्टडी करी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर किस टाइप की फिल्में लेता है। अब जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता है, फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे सामने ये चैलेंज था कि मेरे को अब फिगर आउट करना है कि अपने को अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है जो न्यू कमर फिल्म मेकर को चांस दे, या फिर जो, अब हमारी फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पूरे न्यू फेसेस है, किसी का फेस वैल्यू नहीं है। तो उनको कन्विंस करना कि भाई हमारी पिक्चर ले लो। तो अपने को वैसे डिस्ट्रीब्यूटर देखना है जो उनकी हिस्ट्री देखना है, जो नए एक्टर्स को लॉन्च करते हैं या फिर नए प्रोडक्ट पर गेम खेलते हैं। तो ये आपको ना पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। तो मेरा जो लास्ट जून का जो महीना था दोस्तों, वहाँ पे मैंने पूरा होमवर्क किया और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करा। तो यही पॉइंट मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप ढूंढ रहे हो, तो पहले देखो, होमवर्क करो। सीधा जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए जो सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा या फिर बोलेगा भाई मेरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तेरा प्रोडक्ट, मैं सिर्फ बड़े ब्रांड के साथ काम करता हूँ। तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा भैंचोद पूरा पैसा डूब गया, अब तो मेरे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है, मैं इसको बेचूंगा कैसे। तो ये पूरा स्टडी आपको करना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्या करना है, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसका हिस्ट्री देखो और समझो कि क्या ये आपका प्रोडक्ट बेच सकता है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट की विजन के साथ मैच करता है क्या। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है ना दोस्तों, जो बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल के एपिसोड में कहा था कि वो लोगों ने ऐसा मॉडल बनाया कि आप उसमें एंटर ही नहीं कर पा सकते। वो जो बिग लीग होती है ना, वो बिग लीग में आप एंटर ही नहीं कर पाते हो क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइनिंग किया है कि मिडिल क्लास आदमी उठ ही नहीं सकता है, वो सिर्फ कंज्यूमर बन के बैठ चुका है। ऊपर से जो भी लोग फेंकेंगे नीचे, हमको बस उसको ही कंज्यूम करना है। हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 4-5 ऑप्शंस होगा, उसको हमको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे जब आपको बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो
तो आपको देखना है कि यार ये बड़ी लीग में कौन सा नया डिस्ट्रीब्यूटर एंटर कर रहा है जिसके पास एक छोटा सा मार्केट साइज होगा और उसको जाकर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो वो चीज़ का आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप खुद से रीच आउट नहीं कर सके तो देखो कि एजेंट का है। अभी आपको एजेंट कहाँ मिलेंगे? फेसबुक के ग्रुप्स हो गए या फिर कम्युनिटीज़ हो गई, व्हाट्सअप के ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे डालो कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने सबसे अच्छी चीज़ क्या की दोस्तों, मैंने क्या करा, जब मेरे को पता चला कि यार बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, मैंने सीधा इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया। 1000 रुपये गए। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्टर बनाया दोस्तों, मैं आपको उसका भी एक कि आई एम लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने पूरा मेरा फिल्म का डिटेल डाला और यहाँ पर फिर लोगों के कमेंट्स आना शुरू कर दिए। लोगों ने मेरे को मैसेजेस करना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, तुम किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हो, क्या है तुमको कैसे। तो यहाँ से क्या हो गया कि मार्केट में बात फैल गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज कि ये एडवर्टाइजमेंट रन क्या करना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट वहाँ रन करना है दोस्तों जहाँ पे आपके मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब जैसे मेरे को ये फिल्म मुंबई में बेचना है, मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना है, तो मैंने क्या किया, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटाबेस था मैंने उनका एरिया देखा कि यार ये सारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहते कहाँ पे। तो पता चला कि मुंबई में जो मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अंधेरी एरिया में होता है। तो मैंने क्या करा, गोरेगांव से लेकर चर्चगेट तक और थाना तक का ये 30 किलोमीटर का जो रेडियस है ना, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन किया। और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन करने के बाद मेरे को एक एजेंट सामने आया जो बोला कि मैं आपकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे को दो आप चांस। तो वो अभी पिचिंग चल रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है दोस्तों, वो एजेंट बोल रहा है कि ये 30 to 40 डेज का टाइम लेता है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे क्रैक किया दोस्तों, मैंने ऐड रन किया। ऐड रन करके मेरा 2000 का कुछ खर्चा हुआ दोस्तों एडवर्टाइजमेंट रन करने पे इंस्टाग्राम पे। और फिर मैंने क्लियरली कम्युनिकेट किया कि भाई मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहा हूँ। और फिर आपको कल के मैंने एपिसोड में बनाया कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कैसे प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें सारी क्या क्या चीज़ें डाली है, वो चीज़ मैंने पूरी ऐड कर दी। तो ये चीज़ आपको करना है दोस्तों, आपको प्रॉपरली होमवर्क करना पड़ेगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को रीच आउट कैसे करूँ। तो ये जो मुंबई में जो सिंडिकेट चल रहा है ना दोस्तों, वो 15-20 फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं जो लोग मेरे को एंटर भी होने नहीं दे रहे। मैं डायरेक्ट वॉक इन गया दोस्तों, मैंने हर दरवाजे खटखटाए। ऐसा नहीं कि यार अंशुल तू ये स्टूडियो में नहीं गया फिर या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने हर दरवाजे खटखटाए, सबको बोला कि भाई मेरा पिक्चर देख लो, मेरा ये कर लो। तो अब सारे लोग बोल रहे हैं, ना किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है, तुमने कितना किया है, और ना किसी ने पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट को बनाने की विजन और मिशन क्या है। मेरे को ऐसा लगा कि बड़े लेवल पे लोग पूछेंगे विजन एंड मिशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन सारे लोग बोल रहे नहीं नई एक्टर है, नए एक्टर है, नहीं चलेगी। बिना देखे मेरा प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं कर रहे हैं, फील भी नहीं कर रहे, बिना देखे वो लोग रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं दोस्तों। वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार तूने नए एक्टर लिए, हम लोग नहीं लेंगे। और एक और जो सबसे गंदी चीज़ दोस्तों, जो डिजास्टर है दोस्तों, मैं एनएफडीसी में भी गया, वहाँ पे भी ये बोला, अच्छा तूने पॉन पे पिक्चर बने। हमारी देश में ना लोग शर्माते हैं दोस्तों, लोग शर्म करते हैं कि यार उनको पॉन एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, स्मोकिंग एडिक्शन है। एनएफडीसी बोल रहा है कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर ऐसी टाइप की फिल्म। भाई मेरी पिक्चर तो देखो तुम लोग, मेरी पिक्चर तो देखो, बिना पिक्चर देखे तुम लोग कैसे बोल दोगे यार मैंने गलत टॉपिक पे, गलत सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई। तो मेरे प्रोडक्ट को देखा ही नहीं दोस्तों किसी ने। जितने भी मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से मैं नाम नहीं ले सकता दोस्तों, अगर नाम लूँ ना एक समझ जाओ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है जो मुंबई के, मैंने जहाँ पर प्लीज किया, सब लोग बोले तूने पॉन पे पिक्चर बनाए, ओह हमारा नाम खराब हो जाएगा अगर हम पॉन पे फिल्म रिलीज करेंगे। तो शर्माते हैं। 200 करोड़ लोगों का कंजम्पशन है दोस्तों पॉर्न वीडियोस का इंडिया में, 200 करोड़ पर डे, 4 to 5 lakhs। और दिस इज नॉट अबाउट, ये प्लेजर में नहीं देख रहे दोस्तों, ये लोनलीनेस में देख रहे हैं। ये आज ये जो प्रॉब्लम मैंने जो एड्रेस की है वो पूरे प्लैनेट के जितने भी लोग जो लोनलीनेस से तड़प के जो बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं ना, उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक सिनेमा बनाई है जो आपकी प्रॉब्लम को सुनने की क्षमता रखती है। लेकिन मुंबई में तूने पॉन पे बने बहन जो दिमाग की दही हो गई मालूम। मेरे को रात में इतनी एंग्जाइटी आई दोस्तों कि यार तुम मेरा प्रोडक्ट देख भी नहीं रहे हो और तुम मेरे को लेबल भी लगा दे रहे हो। तुमने देखा कि मैंने बोला कि भाई मैंने साधना की है, मैंने पूजा की है, मैंने बहुत सारा 1 साल में जो 6 महीना स्टडी करके मैंने ये पिक्चर बनाई। कोई सुनने के लिए मेरी बात तैयार ही नहीं है वहाँ पे। तूने पॉन पे बनाए तो मैं क्या चूतियापा चल रहा है यार।
क्या चूतियापा चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यार। तुम बहन चोद इतने बड़े बड़े लेवल पर बैठे हुए हो, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हो, हजारों करोड़ों में डील चल रही है। एक एक पिक्चर है जब हिट होती है ना दोस्तों, कोई 200 करोड़ छाप रहा है, 500 करोड़ छाप रहा है। भाई तुम छोटे प्लेयर्स के लिए, इंडी फिल्म मेकर्स के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? उठने नहीं दे रहे हो यार, उठने नहीं। नई फेस, अब एक इंडी फिल्म मेकर है, नया फिल्म मेकर है, वो नए चेहरों को लेकर ही फिल्में बनाएगा ना। उसकी फिल्म में थोड़ी ना बड़े बड़े स्टार आके काम करेंगे, उसको भी तो कहीं ना कहीं प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, हमको भी तो कहीं ना कहीं प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना भाई हम लोग में भी टैलेंट है, हम लोग में भी क्षमता है, हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात कोई देखना ही नहीं चाहता। भाई मौका तो दो। मैंने वहाँ पे बोला कि वो लोग ने बोला कि आपकी पिक्चर नहीं चलेगी, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं हैदराबाद में आपको प्रोटोटाइप करके देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि यार मैं 5 थिएटर लेता हूँ, वहाँ पे आपको रिलीज़ करके दिखाता हूँ और उसका रिजल्ट मैं आपको ला कर देता हूँ, आप उसको करो बड़े पैमाने पर रिलीज। फिर वो लोग बोल रहे नहीं नहीं, फिर तो फिल्म रिलीज़ हो गई तुम्हारी, फिर तो फिल्म रिलीज़ हो गई, फिर तो कोई नहीं देखेगा। मैं उनको बोला सर मैं 0.1% ना विंडो देख रहा हूँ जहाँ से मैं एंट्री ले सकूँ, कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं एंट्री ले सके, मैं कैसे रिलीज़ कर सकूँ मेरे को। वो लोग वो 0.1% पे भी मेरे को एंट्री लेने नहीं दे रहे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है दोस्तों सिस्टम को कि यार जब मैं एक बड़े प्रोडक्शन पे जा रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास एक प्रोडक्ट है मैं जिसको बेचना चाहता हूँ, अब मैं एज अ सेल्स गाई, तुमने अगर दुकान खोल के बैठी है तो मैं तो तुमको प्रोडक्ट बेचने आऊँगा, यही तो मार्केटिंग का रूल है। ठीक है, तुमने रिसेप्शन पे बंदे को बिठा दिया, हर मेजर प्रोडक्शन हाउस में एक बंदा रिसेप्शन पे बैठा है, मैं जाके बोलता हूँ कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैं ये एज अ सेल्स गाई मैं यही करूँगा ना। अगर तुमने दुकान खोल के रखी है मार्केट में तो मैं तो जाकर बोलूँगा, ये तो मार्केटिंग वाले का हक है। मार्केटिंग वाला तो करियर ही ऐसे बनाता है ना। मार्केटिंग वाला करेगा क्या? धोखाधड़ी चोरी मारी थोड़ी ना करेगा। ईमेल कर दो, ठीक है भाई ईमेल कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, वेबसाइट पे कर दो, हर जगह दोस्तों। 400 ईमेल भेजे दोस्तों मैंने, 400 ईमेल भेजे, ना ईमेल पे रिप्लाई ना कुछ, एक बंदे का भी ईमेल पे रिप्लाई नहीं आया। और ट्रेलर देखते नहीं, तुमने पॉन पे बने, हमारी गाइडलाइंस अलग है। बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया भाई। गाइडलाइंस भाई, इंसान का जो जीवन है ना वो गाइडलाइंस पे नहीं चलता, वो नहीं चलता। और कुछ नया करने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता है। अगर तुमको कुछ पैसा ज़्यादा कमाना है या फिर कुछ करना है ना तो तुमको कुछ नया करना पड़ता है। मार्केट में ना कुछ नया लेकर आना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी कंट्री की ग्रोथ होती है, तब जाके सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो तरीका बदलना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं मिलियन व्यू के माध्यम से कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है मेरे को सुनने के लिए तैयार। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये होता। तो लेकिन मैं गिव अप नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई आज को मेरी अगर प्रोडक्ट डूब गया, मेरे पूरे पैसे डूब गए दोस्तों, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मैंने पैसा लगा, अगर वो पूरा मेरा पैसा डूब गया तो भी मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं क्या किया, मैं हर दरवाज़ा खटखटाया दोस्तों, हर एवरी डोर, मैं जहाँ जा सकता था मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। अब वहाँ पे रिसेप्शन पे लोगों को नीचे बिठा के रखा है, वो लोग बोलते हैं ईमेल कर दो। अब थोड़े लोग तो ऐसे भैंचोद इतने हरामी हैं, ईमेल आईडी भी नहीं देते। तो मैं साफ बोला भाई तुमने दुकान खोल के रखी है तो मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग करने आएगा, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है दोस्तों, और वो हक और अधिकार आप उनसे नहीं छीन सकते। तो तुमको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अब वहाँ पे नीचे वॉचमैन बैठे हुए नहीं देंगे, ऊपर वालों की परमिशन। तो मैंने बोला भाई जो भी ऊपर लोग बैठे उनकी परमिशन लो, उनको बोलो कि भाई तुमने दुकान खोल के रखी है, एक बंदा प्रोडक्ट बेचने आया है। तो मेरी लिमिट जहाँ तक थी दोस्तों मैं वहाँ तक गया, वहाँ तक लड़ा, और ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जब 100 करोड़ कमाने की जर्नी पर निकलोगे तो आप सिस्टम के साथ लड़ोगे दोस्तों, और सिस्टम ने ऐसा फंसा के रखा है दोस्तों कि सिस्टम आपको उठने नहीं देना चाहता। सिस्टम ने ऐसा किया है कि जो एस्टेब्लिश लोग हैं ना दोस्तों, सिस्टम उसी के साथ धंधा करे, या फिर अगर उसको सिंपल भाषा में बताया जाए कि अमीर लोग हैं तो धंधा भी अमीर लोगों के साथ ही करे। बाकी जो मिडिल क्लास का क्राउड है ना उसको उठने मत दो। अगर एक बंदा, हम जैसे चूतिए लोगों में से एक बंदा ऐसा निकल के आ भी जाता है, ये लेयर से बाहर निकल के भी आ जाता है, तो ऐसे ब्लॉकेज बना के रखा है। अभी ब्लॉकेज, अब जैसे मैंने प्रोडक्ट बन के गिर के पड़ के करके 60 लाख ये वो कैसा भी पैसा लाके मैंने प्रोडक्ट बना दिया। अब सिस्टम ने क्या, अच्छा अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर पर डालेंगे, लाभ है 1 करोड़ रुपए। फिर ये होने के बाद
अब उसके ऊपर नहीं, अब 1 करोड़ तुमको मार्केटिंग पे भी डालना पड़ेगा, तुम मार्केटिंग में भी डालो 1 करोड़ रुपए। तो मैं 1 करोड़ पहले थिएटर जो एग्जीबिटर्स बोलते हैं उसका भी मैं ही दूं, मार्केटिंग और पीआर का जो 1 करोड़ रुपए लगेगा वो भी मैं ही दूं। तो ये तो सरासर साफ हो गया ना भाई, तुमने जो ये जो गेम पूरी डिजाइन की है ये सिर्फ एस्टेब्लिश प्लेयर्स के लिए डिजाइन की है, जिनके पास लाखों करोड़ों है, ये सिर्फ उसके लिए डिजाइन की है। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ये तरीके से ये मॉडल से चला ना दोस्तों, अच्छी फिल्में इंडिया में रिलीज होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्यों मालूम? क्योंकि तुम भैंचो बंदा अगर सपना भी सोचेगा ना बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बना के लॉन्च करने का, उसकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी भाई। ठीक है चल मैं गिर के पड़ के प्रोडक्ट बना भी लूंगा तो ऊपर जाके बेचूंगा कैसे? और मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म मेकिंग के इंडस्ट्री के नहीं, सारी इंडस्ट्री में ऐसा ही है। सारी इंडस्ट्री में जब आप एक बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हो ना तो आपको मल्टीपल लेयर में फंसा दिया जाता है ताकि तुम उठो ही ना। और सपना जब अगर वो सपना भी देखो ना तुम्हारी गांड फट जाए वो लेवल पे सपना देखने की, तो ऐसा ना सिस्टम ने बना के रखा। तो बिलियनर बनने की जर्नी में दोस्तों आपको पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा दोस्तों, पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा अब मैं कैसा निकलूं, मैं क्या करूं। तो वही हाथ पैर मार रहा हूं दोस्तों, मैं वही हाथ पैर मार रहा हूं कि यार मैं क्या करूं, ये सिस्टम से लड़ूं कैसे सिस्टम, क्योंकि मैं अब अकेला लड़ रहा हूं दोस्तों। मैं पिछले 2 साल से पूरी सोलो बैटल कर यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों। तो अब सिस्टम ने मेरे को फंसा दिया, अब सिस्टम मेरे को फंसा देगा तो मैं क्या करूंगा। मुंबई में जो भी 20-25 मेजर प्रोडक्शन हाउस थे जिसका भी मैंने पूरा डेटाबेस हिस्ट्री निकाली, सारों के दरवाजे बंद हो गए मेरे पास। क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं, तो मेरे पास अगर 2 करोड़ नहीं है तो फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन मेरा पूरे सिस्टम से सबसे बड़ा प्रश्न है, तुमने मेरी पिक्चर देखी क्या, तुमने मेरा प्रेजेंटेशन देखा क्या, तुमने मेरा फिल्म का ट्रेलर देखा क्या, तुम लोग मेरी फिल्म को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? ये लोग एग्जाम भी लिखने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। चलो मैं ये फेलियर का टैग डाल के, मैं फेलियर का क्राउन डाल के मैं घूमूंगा दोस्तों। मेरे को बहुत खुशी होगी मैं जो मैं फेल हो गया, लेकिन रिग्रेट नहीं मैं कोशिश नहीं करा, मैं गांड टिका के घर में नहीं बैठा। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों। मैं फेल हो गया परवाह नहीं, लेकिन बिना एग्जाम दिए, बिना मैदान में उतरे ही तुम मेरे को फेलियर डिक्लेयर कर रहे हो। बिना मैं मैदान में उतरा भी नहीं तो मैं जो मेरे को मैदान में उतरने भी नहीं दे रहा हो। बड़े लोग जो ऊपर जो सिस्टम है ना वो तुमको मैदान में उतरने नहीं दे रहा है यार। तुम मेरे को मैदान में उतरने तो दो, एग्जाम तो लिखने तो दो भाई। मेरी पिक्चर तो देखो, मेरा प्रोडक्ट तो देखो, यूज करो, फील करो, सैंपल तो देखो। मैं नहीं बोल रहा बहन जो पूरी पिक्चर देखो, ट्रेलर तो देखो। 1 मिनट का मैंने 3 ट्रेलर काटे दोस्तों, एक 4 मिनट का ट्रेलर काटा मैंने, एक 3 मिनट का ट्रेलर काटा मैंने, एक 1 मिनट का ट्रेलर काट करा। ट्रेलर तो देख लो भाई, लोग हैं जो ट्रेलर भी नहीं देख रहे। अपफ्रंट रिजेक्ट। क्या चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है? ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस अच्छा हुआ दोस्तों कि मैंने ये पूरा ड्रीम देखा और डे 1 से मैंने ये वीडियोस बनाए ताकि आपको रियलिटी मालूम हो कि कंट्री में चल क्या रहा है। अपने हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए दोस्तों। और मैं ये सारे लोगों के भी, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाता है जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए कि भाई यह प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तुम अपना प्रोडक्ट आकर पिच करो, यहाँ पे हम तुम्हारा प्रोडक्ट देखेंगे और अगर हमको लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट में दम है तो हम इसको लॉन्च करेंगे हम लोग इसको रिलीज करेंगे। मैं नहीं बोलता कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेचो, खरीदो, क्या होगा नहीं मालूम, बट भाई रिलीज तो करो, उसको फ्री में रिलीज करो। वहां से अगर पैसा कमाते तब पैसा दो। एक और हरामी चीज क्या किया है मालूम, एक पॉइंट बोलना भूल गया दोस्तों। अब ये जो मैं जो बोल रहा था कि ये लोग बोल रहे थे कि 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में डालो, 1 करोड़ मार्केटिंग में डालो। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम, वो 2 करोड़ रुपए डालने के बाद 25% प्रॉफिट हम लोग उठाएंगे पहले, उसके बाद तुमको पैसा देंगे। ये क्या बिजनेस मॉडल है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों। मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, मैं भी MBA किया हूँ, ये क्या बिजनेस मॉडल है मेरे को बहनचोद अभी तक समझ में नहीं आया। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी ना, तुमको इतना पैसा डालना पड़ेगा, फिर उसमें से हम लोग 25% पहले हमारा प्रॉफिट निकालेंगे, सेकेंड वीक में 15% निकालेंगे, थर्ड वीक में 10% निकालेंगे, तो तुमको ऐसा प्रॉफिट में से पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब बहनचोद प्रोड्यूसर, अब यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप प्रोड्यूस हो रहे हो,
प्रोड्यूसर की गांड हर कोई मार रहा है, एग्जीबिटर भी मार रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी मार रहा है, और फिर जो सामने जो थिएटर वाले रिलीज कर रहे हैं वो लोग भी मार रहे हैं। भैंचोद ये कौन सा में बिजनेस मॉडल है यार? तुम तो हर जगह से गांड ही मार रहे हो। फिर प्रोड्यूसर की हर जगह से प्रोड्यूसर की ली जा रही है। प्रोड्यूसर को पैनिक, हार्ट अटैक आ जाएगा भाई प्रोड्यूसर को। तो गांड फट के घर में जो छोटा प्रोड्यूसर होगा, जो लाख 20 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख की गेम खेल रहा है, उसने घर परिवार अपना दाव पे लगा के अपना जीव, हम जैसे लोग मैंने मेरा पूरा करियर दाव पे लगा दिया यार। मैंने मेरा पूरा स्टार्टअप दाव पे लगा दिया। हम लोग सब कुछ दाव पे लगाने के बाद तुम अमर को ऐसे ट्रीट करोगे, हम तो सपना देखना छोड़ देंगे भाई। हम तो सपना ही देखना छोड़ देंगे भाई। अपनी औकात ही नहीं, अपना वो लेवल ही नहीं है। This is how the system works. This is the way you work. This is how the system works. क्या चूतियापा चल रहा है यार ये? फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं। मेरे को बोल रहे हैं फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है। नए लोगों को कोई नहीं देखने आएगा, नए लोगों को देखना। भाई नए लोग इंसान नहीं है क्या? नए लोग प्लेटफॉर्म डिजर्व नहीं करते क्या? नए लोगों में टैलेंट नहीं है क्या दोस्तों? 1000 लोगों को मैंने कास्ट किया, उसमें से 100 एक्टर्स को सेलेक्ट, पूरे एक्टर्स ने। पिक्चर रिलीज होगी ना दोस्तों, बहन चोद आप सब लोग बताना दोस्तों, जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होगी ना, आप बताना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छी सच्चाई से बनाया नहीं बनाया, ईमानदारी से बनाया नहीं बनाया, आप बताना दोस्तों। अब जनता बताएगी दोस्तों कि हम जैसे लोग उठेंगे या बैठेंगे, ये आप डिसाइड करना दोस्तों। ऑडियंस डिसाइड करेगी कि यार नए चेहरे, आप नए लोगों को भी लेकर भी अगर अपना प्रोडक्ट बना सकते हो तो आप चल सकते हो, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये ट्रेंड बदलेंगे दोस्तों, पूरी ये कंट्री में बदलेंगे दोस्तों। अपन इंडिया में पूरी मिडिल क्लास की क्राउड को फाड़ना है दोस्तों। इसलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए, क्योंकि जो मेरी लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हैं ना, मैं बहन खुल के आप सबके साथ इस वीडियो सीरीज के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिस्टम की रियलिटी क्या है दोस्तों। मुंबई में पिछले 1 महीने से मैंने जूते चप्पल घिस के हर लोगों के पास, एवरी छोटे से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बड़े से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पूरी गेम समझने की कोशिश कर रहा था कि भैंचो ये लोग ने बड़े लेवल पे क्या गेम डिजाइन करके रखी थी। तो बड़ा जो लेवल है वो चाहता ही नहीं है कि भाई तुम उठो, और दे विल ओनली टॉक मनी। वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो लोग ये नहीं पूछेंगे आपने प्रोडक्ट बनाने में कितनी मेहनत की, अब वो लोग नहीं देखेंगे कि आपका पीडीएफ क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर्स एंड फेस वैल्यू। तुम्हारे प्रोडक्ट को बनाया किसने, तुम्हारे प्रोडक्ट को बेच रहा कौन है? इनके टेम्पलेट बने हुए हैं दोस्त, और वो टेम्पलेट के वो लोग आगे ना बढ़ना चाहते हैं ना कुछ रिस्क लेना चाहते हैं। सब लोग सेफ खेल रहे हैं दोस्त। एवरीवन इज प्लेइंग सेफ, नो वन वांट टू टेक रिस्क। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना कोई नए प्रोडक्ट पे रिस्क लेना चाहता है, ना कोई नए बिजनेस मॉडल पे रिस्क लेना चाहता है, ना कोई नए लोगों पर रिस्क लेना चाहता है। फिर तो नया लोग उठेंगे कैसे यार, जिनके पास ना फेस वैल्यू है, ना ब्रांड वैल्यू, ना हिस्ट्री है, ना रिच डैडी किड है, ना बिजनेस है। क्या वो बंदा क्या सपने नहीं देखे? इस देश में लोग सपने देखना छोड़ दे क्या? ड्रीम देखना बंद कर दे क्या? ये क्या है दोस्तों? फिगर आउट कर रहा हूं दोस्तों, मैं अभी भी गिव अप नहीं दिया दोस्तों। मैं पैसा लुटा के बैठूंगा, जो पूरा बर्बाद होकर बैठूंगा, लेकिन ये वीडियो सीरीज में, ये बिलियनर बनने की जर्नी में मैं आपको सच बताऊंगा कि सिस्टम में चल क्या रहा है और फिगर आउट कैसे करना है। अब फिगर आउट की बात करते हैं दोस्तों। भैंचोद मैं कैसा फिगर आउट कर रहा हूँ? मैं एजेंट से बात किया दोस्तों, अब बैकडोर एंट्री मारूंगा। मैं भी भैंचोद, मेरी भी चमड़ी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। सिखिज्म में जो हमारे 10 गुरु है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, उन्होंने अपने 5 बच्चे नीचे वर्ग मीन्स उनका जो बलिदान हो गया दोस्तों। जब सिस्टम एकदम पावरफुल हो चुका है ना, जब एकदम ईगोइस्टिक और लालची लोग, जिनके पास करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए दोस्तों, वो लोग नहीं चाहते कि आप उठो। वो लोग नहीं चाहते। वो लोग चाहते कि भाई अगर मैं BMW में आया हूं ना, तो सामने वाला बिजनेस करने वाला भी मेरे साथ BMW में। वो अगर लोकल ट्रेन में बैठ के आया या फिर पैदल चल के आया, तो मैं छी उसके साथ धंधा क्यों करूंगा? या फिर वो मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता तो मैं उसके साथ बिजनेस क्यों करूंगा? दिस इज हाउ द कंट्री इज गोइंग टू रन। तो ये एक मोनोपोली है दोस्तों,
मोनोपोली है जहाँ पे सिर्फ बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं हार गया ना दोस्तों, ये सीन एक बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो 4 साहबजादे दोस्तों उनको जिंदा चुनवा दिया जाता है दोस्तों। तो ये सीन ये याद रखो दोस्तों, क्योंकि ये जो 4 साहबजादे हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे दोस्तों, छोटे बच्चे दोस्तों, एक बच्चा 10-11 साल का रहेगा, एक बच्चा 14-15 साल का रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के ये जो 2 बच्चे हैं दोस्तों, इनको जिंदा चुनवा दिया दोस्तों, जिंदा पत्थरों के बीच में जिंदा चुनवा दिया गया दोस्तों। तो सोचो इनके मन में क्या चल रहा होगा दोस्तों, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे ना दोस्तों। तो ये सीन याद रखना कि आप अगर मर भी गए तो आपका इंटेंशन सही है दोस्तों। तो ये सिखिज्म सिखाता है दोस्तों, हमें सिखिज्म हमें ये सिखाता है कि हर सच के साथ खड़े रहो। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली अगर समाज की समस्या को सॉल्व करता है और उसको रिलीज होने नहीं दिया जा रहा है, तो आप लड़ो दोस्तों। और वो लड़ाई में अगर आप मर भी जाओ तो वो डेथ आपकी सक्सेस है दोस्तों, वो फेलियर। आज मैं हार भी गया दोस्तों, अगर मेरे पूरे पैसे डूब भी गए, मेरे को बाद में मौका भी नहीं मिला, मेरा सपना भी मर गया, लेकिन मैं वो फेलियर को एज ए सक्सेस ट्रीट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मौका नहीं दिया मेरे प्रोडक्ट को रिलीज करने का। वो मेरे लिए सक्सेस है दोस्त, वो फेलियर मेरे लिए सक्सेस है। क्योंकि चाहे भगवत गीता बोल लो या फिर सिखिज्म बोल लो, ये लोग बोलते हैं कि अच्छाई के लिए लड़ो, अच्छाई के लिए कुछ करो। और मैंने मेरा प्रोडक्ट पूरी ईमानदारी से बनाया। मैंने ये ईमानदारी से बनाया कि यार जब ये फिल्म रिलीज होगी तो एक हीलिंग की फीलिंग आएगी लोगों को। लोग जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, लोनलीनेस से लड़ रहे हैं, वो उस समस्या से बाहर निकलेंगे। जो एडिक्शन से लड़ रहे हैं वो उस समस्या से बाहर निकलेंगे। तो अगर मेरे को ये रिलीज करने का मौका भी नहीं दिया जाता, मेरे को हरवा दिया जाता है, या फिर मेरे प्रोडक्ट को रिलीज करने का चांस नहीं दोगे, तो वो फेलियर मेरा 60 लाख रुपए डूबेगा दोस्तों। ये सीन गुरु गोविंद सिंह की कहानी, उन्होंने अपने 5 के 5 बच्चों को नौछावर कर दिया दोस्तों। किसके लिए? एक आदमी अपने 5 बच्चे युद्ध के मैदान में छोड़ के बोल रहा है कि भाई तुम इंसानियत के लिए लड़ो। ये हमारा हिस्ट्री है दोस्तों, ये हमारा कल्चर है। तो हम लोग जो हमारी हिस्ट्री ने सिखाया दोस्तों, सच के साथ खड़े रहो। चाहे तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खिलड़ो, लेकिन तुम आखिरी सांस तक लड़ो, तुम फाइट करो। और मैं आज वही करना हूँ दोस्तों। मेरे हाथ में जितना दम है, जितनी ताकत है, मैं इस फिल्म को बड़े प्लेटफॉर्म पर ला कर रहूँगा दोस्तों। लाखों करोड़ों लोगों तक मैं इसको, मेरे प्रोडक्ट को पहुँचा कर रहूँगा। पैसा आए या नहीं आए, लेकिन मेरा क्या, भगवत गीता क्या बोलती है, कर्म कर यार, तू कर्म कर, रिजल्ट की मत सोच। अब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, सिस्टम ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली गाय, मैं कुछ नहीं कर सकता। सेम चीज आपके साथ होगी दोस्तों, सेम चीज होगी आप लोगों के साथ। तो आप वहां पे डरना नहीं, घबराना नहीं दोस्तों, पैनिक मत होना, फिगर आउट करो। मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि यार ठीक है, मैं अब डिप्रेशन में चला गया, मैं क्या करा, मेरे को ऐसा लगा बेंचोद खत्म, डूब गया मेरा पैसा पूरा डूब गया, मेरी तो गांड फट के हाथ में आ गया यार, मैं शायद फेल हो गया, मैंने शायद गलत प्रोडक्ट बना दिया, या फिर मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है। लेकिन मैं हार तब तक नहीं मानूंगा दोस्तों जब जनता मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगी। जब जनता पब्लिक प्लेटफॉर्म में, भले चाहे 100-200 लोगों के प्लेटफॉर्म में मेरा प्रोडक्ट रिलीज हो, लेकिन जब ये रिलीज होगा ना दोस्तों, तब जनता जब रिजेक्ट करेगी ना, भाई अंशुल तूने चूतिया प्रोडक्ट बनाया, फिर चूतिया फिल्म बने, तब जाके मैं रिजेक्ट करूंगा, तब मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। हाँ भाई, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत प्रोडक्ट बना, तब मैं फेलियर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन तुम मेरे प्रोडक्ट को रिलीज करे बिना, देखे बिना, यूज करे बिना, फील करे बिना, महसूस करे बिना, उसके बारे में पढ़ाई करे बिना मेरे को मुंह पे बोलोगे भाई तेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये तो चलेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग कैसे बोल रहे हैं ये तो चलेगी ही नहीं, ये तो चलेगी ही नहीं, ये तो चलेगी, बहन जो ऐसा गुस्सा आया ना दोस्तों, क्या करूं, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना बात करे कौन है क्या है, देर अपफ्रंट रिजेक्टिंग इट, देर अपफ्रंट रिजेक्टिंग। नहीं, इसमें बड़ा एक्टर नहीं है ना, ये पिक्चर देखने कोई नहीं आएगा, ये पिक्चर देखने, अरे भाई बहनचोद रिलीज तो करो। मैंने बोला दोस्तों, मैं प्रोटोटाइप देता हूँ यार बना के, मैं प्रोटोटाइप बना के देता हूँ, 5 थिएटर में रिलीज करके दिखाता हूँ मैं तुमको, उसका रिजल्ट देखो, देख के मेरे को दो ऑल इंडिया लॉन्च, ऑल इंडिया रिलीज दो। नहीं, तब तो रिलीज, हर जगह से मेरे को फंसाया दोस्तों, हर जगह।
PR के लिए 1 करोड़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ करके मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों फिगर आउट कर रहा हूँ मैं अभी। मेरी अभी एक प्लेटफॉर्म में बातचीत चल रही है, उनको मैंने अभी Vimeo पे लिंक अपलोड की है मेरी मूवी की, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्राइवेट करके मैं भेजूंगा। 2-3 जगह से मेरे को 3 पॉजिटिव रिप्लाई है दोस्तों। थिएटर के पूरे रास्ते बंद हो गए, OTT पे ये जाने वाली है। OTT पे अभी देख रहा हूँ कौन क्या करेगा, कैसे रिलीज़ होने देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अभी मेरे साथ, और कहाँ से निकलूँगा, क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ ईमानदारी से शेयर करूँगा दोस्तों, ताकि ये जर्नी में मेरे जो फेलियर झेल रहा हूँ ना, वो सारे आपको ना झेलने पड़े। आप मेरी लाइफ में जो रुकावटें आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में ना आए, और आपकी जो बिलियनर बनने की जर्नी है वो स्मूथ चले। एक और प्रिकॉशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि पूरे एपिसोड देख के बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलना, क्योंकि मैं रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने जो पैसा डुबाया, मैंने जो जूते चप्पल घसे, बाद में जब पता चला कि यार ऑनलाइन का जो एल्गोरिदम है वहाँ पे मेरा पैसा डूब गया, फेल हुआ, तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। और जो फेलियर्स मेरे को आए वो फेलियर्स आपको ना आए दोस्तों, क्योंकि मेरा विजन है कि करोड़पति लोग बने इंडिया में। हम में बहुत पोटेंशियल है, बस हम लोग ना वो एक स्लेवरी के पैटर्न में हम लोग फंसे गए दोस्तों। वो पैटर्न से बाहर निकलना है, क्योंकि अपने पास टैलेंट है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप के बाहर निकलो, लो अपॉर्चुनिटीज दो। मैंने इस फिल्म के माध्यम से 350 लोगों को काम दिया, प्लस मेरे स्टार्टअप के माध्यम से 100-200 लोग और काम करे। नए बोलते भी 600-700 लोगों के लिए मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अगर मैं गिव अप देता तो आपको क्या लगता है 600-700 लोगों को चांस मिलता? तो मेरे अकेले के बैटल लड़ने से अगर मैं 600-700 लोगों के लिए भले एक दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, तो सोचो दोस्तों, अगर पूरे इंडिया में सब लोग ऐसा करेंगे तो वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सो मेनी पीपल। आज भी इतना सब कुछ, इतने झटके लगने के बावजूद भी मैं गिव अप नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मालूम है यार कि मेरी इस जर्नी में ना कहीं भगवान मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो स्पिरिचुअलिटी बोल लो, एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो दोस्तों, जिसको जो ध्यान, जो डेफिनेशन देना है दे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार एक सुपर पावर है जो इस प्रोजेक्ट में, इस जर्नी में मेरे साथ कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया। जब आप ईमानदारी से करते हो ना, तो वो बोलते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुड़ जाती है। तो वो सच है दोस्तों, कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3-4 जगह से मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई है, लेकिन वो सैटेलाइट राइट के लिए जा रहा है, डिजिटल के लिए जा रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। तो अभी मैं आपको साफ नहीं बोल सकता, क्योंकि सारी चीज़ें डाउट पे चल रही है। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। और अब तो ये मेरी कहानी है दोस्तों, आज ये हुआ, लास्ट 15-20 दिन से ये सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों कहानी एकदम रोमांचक मोड पर पहुंचते जा रही है, और आज पिछले 2-3 दिनों से एकदम बहुत बुरी फटी हुई थी दोस्तों। एकदम डर लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कि जैसे कि मैंने कि आपको पीछे एपिसोड में कहा था कि मिलियन व्यू के लिए मेरे को एक फिल्म का एजेंट मिला है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स में इंडिया में सैटेलाइट राइट्स के लिए पिच कर रहा है। तो वो पिचिंग चल रही है दोस्तों। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल का ऑफर आया है। आगे वहाँ पे तो आगे बात कुछ बढ़ी नहीं दोस्तों। और दूसरा, वीनस फिल्म ने मेरी फिल्म देखी है दोस्तों, तो उनका भी अपडेट अभी तक नहीं आया, शायद उनका अपडेट कल पता चलेगा। तो कहानी मेरी अभी तक यहाँ तक पहुँची है। और एक और गुड न्यूज़ है दोस्तों कि मेरा जो CBSE होता है, सेंसर सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। मैंने आपको मेरे पूरे डॉक्यूमेंटेशंस बताए थे कि मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था। तो ये है दोस्तों, ये मैंने अभी मेरा एप्लीकेशन जो है वो फिल कर दिया है दोस्तों। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पूरी मेरी फिल्म्स की डिटेल डाल दी है, और मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट भी लेटर आ गया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है। तो अभी तो दोस्तों मैंने थिएट्रिकल के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए मेरे को चीज़ें मिली नहीं है, और मेरा कुछ इसको अप्लाई करने में। तो दोस्तों आज मेरी कहानी यहाँ तक पहुँची है कि सेंसर सर्टिफिकेट के लिए मेरी फिल्म आज निकलने वाली है। कल मैं इसके फिजिकल कॉपीज जाकर सबमिट करूँगा। 50-50 कंडीशन में क्या मेरी पिक्चर बिकेगी या नहीं बिकेगी ना, तो एकदम
एक बार ऐसा लग रहा है, इतना डाउट आ रहा है ना यार कि गया, सब बर्बाद हो गया। एक बार ऐसा लग रहा है नहीं यार अंशुल, फिर से ट्राई कर रहे, कुछ तो ट्राई कर रहे। तो दोस्तों मेरे को ना एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला, और वो मिला है नेपाल में। और ये जो बंदा है ना, ये पटना में रहता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये बंदा ना मेरे को धोखा देगा, मेरे को चीट कर देगा। तो वो बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं आपकी फिल्म ना नेपाल में रिलीज करूंगा। तो वो बंदा बोल रहा है कि नेपाल में 125 थिएटर्स में वो मेरी मूवी को रिलीज करेगा। तो दोस्तों आज मैं वो पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मेरे लिए पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुंबई में सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। वो लोग मेरे को थिएटर के लिए रिलीज नहीं मिल रही है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को ही खुद को पैसा डालना पड़ेगा। तो मैं वो पैसा कहाँ से लाऊंगा, उतना सारा पैसा। तो जो नेपाल का जो बंदा है, जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, वो बोल रहा है कि 15 लाख रुपए लगेंगे रिलीज करने के लिए, जिसमें से 5 लाख रुपए आप डालो और बाकी का जो 10 लाख रुपए तो वो स्पॉन्सरशिप लेकर आएगा। तो मेरे को बहुत डर लगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलमोस्ट ऑल पैसे लिटरली खत्म हो चुके। तो अभी मेरे पास हाथ में कुछ क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, तो इतना सारा पैसा आएगा कैसे। अभी मैंने लास्ट मंथ एक प्रोजेक्ट मुंबई में किया था दोस्तों, उसका कुछ, अब मैं दोस्तों आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यार वो जो बंदा बोल रहा है शायद वो मेरे पैसे डुबा देगा, लेकिन मेरे पास ना दोस्तों आज के लिए सिर्फ वो एक वन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। भले झूठी ही सही, या फिर ऐसा लगे कि यार वो धोखा भी देगा, चीट भी देगा, लेकिन मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी ट्रेन की टिकट करवाई है, दिल्ली जाऊंगा। अभी लास्ट वीक पूरा मुंबई में था, फिर हैदराबाद में आया, हैदराबाद में जल्दी जल्दी ये पूरा CBSE का पूरा काम कंप्लीट करा, अब दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में जाऊंगा और देखूंगा। तो मैं ये मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ कि यार मेरा पैसा डूब गया, जो भी मैं 4-5 लाख रुपए डालूंगा मैं वो डूब जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आज की तारीख में नहीं गया और मेरे मन में बात रह गई, यार एक आदमी मिला था जो बोला था कि नेपाल में पूरी कंट्री में 125 थिएटर में वो रिलीज करेगा, लेकिन मैं अटक के फंस के रुक गया। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे को। तो मैं यही बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों के साथ भी ये होगा। आपके साथ कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर आकर काम नहीं करेगा, आपको भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना पड़ेगा, नए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैं यही सोच के जा रहा हूँ यार कि मेरे लिए ना अंशुल ये एक मौका है, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने ये मूवमेंट पे स्टेप बैक ले लिया ना और मैं सोचते बैठा कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार 5 या 6 साल के बाद ना मेरे को एक रिग्रेट रहेगा कि नहीं यार अंशुल, उस दिन तू डिसीजन ले लेता ना तो कुछ ना कुछ हो जाता। क्योंकि इतना मैसिव प्रोजेक्ट 2 साल की मेहनत करके, इतना सारा दिन रात काम करने के बावजूद अगर मैं अब गिव अप दे दूं तो मेरा रास्ता कहाँ से। क्योंकि बिलियनर बनने के लिए दोस्तों मेरे लिए अब ये सिर्फ एक विंडो है, सिर्फ ये एक विंडो है जो नेपाल में रिलीज होगा 125 शहरों में, सॉरी 125 थिएटर में। वो सिर्फ एक मौका है दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं दोस्तों। अभी सैटेलाइट राइट की बात चल रही है इंडिया में, देखते हैं उसका रिलीज मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये एक मौका है। तो वो एक विंडो है ना दोस्तों, भले झूठी ही सही, मैं हार नहीं मानना चाहता दोस्तों, मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है, क्या होगा। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ, आपने भी सुनी होगी, बहुत पॉपुलर कहानी है। वो मेंढक के कुएं की एक कहानी होती है। मेंढक का कुएं को ऐसा लगता है कि यार मेरा ही कुआं सबसे बेस्ट है, लेकिन आप निकल के तो देखो, वो कुएं के बाहर जाके तो देखो दुनिया कैसी होगी। तो वही कर रहा हूँ दोस्तों अभी, या इस कुएं से बाहर निकलूंगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा और देखता हूँ दोस्तों क्या होता है। दिल्ली जाने वाला हूँ, मंडे मैंने मेरी ट्रेन की टिकट करा ली है, मेरे एक टीममेट है वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, तो हम लोग दोनों जाएंगे दिल्ली और वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या होता है। और बहुत डर लग रहा है दोस्तों, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अकेले फाइट करना पिछले 2 साल से, और इतना सारा पैसा दाव पे लग चुका है ना, इतना सारा पैसा दाव पे लग चुका है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये किस, इतना बैटल करते करते इतना जोश में निकल के मैं कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये जोश में निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अब नहीं निकलोगे ना, अगर आप अब नहीं निकलोगे, अब हिम्मत नहीं दिखाओगे ना, तो जीवन भर ना उसको कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स में फंस के रह जाओगे दोस्तों। वो घुट घुट के जियोगे, लिमिटेड लाइफ में जियोगे दोस्तों। तो मैंने हिम्मत दिखाई दोस्तों, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं यहाँ तक पहुँचा दोस्तों। अभी भी मेरी बहुत फट रही है दोस्तों कि यार 5 लाख रुपए मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन में देना पड़ेगा,
अभी CBFC में मेरा पैसा जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी ये बैटल अकेले लड़ोगे, मैं भी ये बैटल अकेले लड़ाऊं, क्योंकि मेरा मकसद है आप सारे लोग 100 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ नहीं लेकिन करोड़ों रुपए कमाओ, ताकि आप अपना जीवन शांति से जियो दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे? तो मैंने क्या किया दोस्तों, जो भी हो फील्ड में, अब मैं फिल्म मेकिंग की फील्ड में, तो फिल्म मेकिंग में फिल्म जब रिलीज होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर कौन करता है, तो वो इंडस्ट्री में टॉप पे कौन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, जिस किसी भी इंडस्ट्री में होगा, चाहे वो सर्विस होगा, प्रोडक्ट होगा, स्किल सेट होगा, जिस किसी भी आप लोग इंडस्ट्री में होगे, वो इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, टॉप प्लेयर कौन है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसको ना गूगल पे ढूंढना शुरू करो, तो आप देखोगे कि वो बंदा जहां जा रहा है ना, उसके पीछे सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाग रहे हैं। तो मेरे को ना एक इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट मिली जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर थे ऑनलाइन। तो मैंने क्या किया, जो टॉप में जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो देखा मैंने कि भाई ऑनलाइन ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो जैसे ही मैं वो ढूंढने लगा कि भाई ये बंदा कहाँ जा रहा है, जो टॉप का प्लेयर है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसके पीछे भाग रहे थे। तो ये एक सिंपल तरीका है दोस्तों, जो इंडस्ट्री में टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको देखो वो कहाँ भाग रहा है, उसको चाहे उसका इंस्टाग्राम पेज होगा या फिर सोशल मीडिया होगा, उसके नेटवर्क में ही आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। तो अभी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मिले मेरे को, वो मेटर के माध्यम से ही मिले। और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ग्रुप्स है दोस्तों, फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स है, वहां पे जहां पे भी आप देख रहे हो आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ये वहां पर देखो, वहां पर मिलेगा। दूसरा, जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा या फिर आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक लेकर जाए, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में ना एल्गोरिदम में सेटिंग रहती है। अब जैसे मैं फिल्म भेज रहा हूँ, तो फिल्म भेजने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ जाते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं जहां पर जाके वो फिल्म खरीदते हैं। तो मेरे को इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में क्या करना है, वो नाम को सेलेक्ट करना है। तो जब मैं वो नाम को सेलेक्ट करूंगा, तो इंस्टाग्राम का क्या करेगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ वही पर्टिकुलर लोगों को दिखाएगा। तो आपको भी क्या करना है, जब आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट को जब लाखों करोड़ों के पास लेकर जाना है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म नए प्रोडक्ट को लेने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा है, वो जगहों का आपको इंस्टाग्राम में सेलेक्ट करके एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूटर को दिखेगा। और वहां पे जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि पोस्टर डाल देना, लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, दिस ये मेरा है, तब आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका है एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्रैक करने का। तो मैंने ऐसे क्रैक करके डिस्ट्रीब्यूटर को क्रैक किया है दोस्तों। तो अभी मेरी जो लड़ाई है, 2 लोग हैं, एक इंडिया में सैटेलाइट राइट्स के लिए ट्राई कर रहा है, और दूसरा दिल्ली में मेरे को मिला है जो नेपाल में थिएट्रिकल रिलीज के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मैं अभी इंस्टेड ऑफ यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा, मेरा जो पूरा फोकस है वो मैं इन 2 डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान दे रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि अगर ये 2 जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को हेल्प कर दी और मेरी फिल्म निकल गई, तो फिर ये मेरा जो पूरा चैनल है यूट्यूब सीरीज, और ये जो मेरा विजन है कि मेरे को कंट्री में बच्चा करोड़पति चाहिए, वो विजन शायद कहीं ना कहीं अचीव होगी दोस्तों। वो मेरा मकसद है, इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक घर में बैठ के यहां तक पहुंचा दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। आज वो रिलीज होने के कगार में। जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप लोग भी पहुंच सकते हो दोस्तों। ये माइंड में मत रखो कि पैसा लिमिट, पैसा आएगा दोस्तों, पैसा आ जाएगा। आप तो मेरी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से देख रहे हो, मेरी गांड फट के हाथ में दिखती यार, इतना सारा पैसा लाऊंगा कहां से, लेकिन रास्ते में मैं कूद गया, मैं पानी में कूद गया। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपने को ये जर्नी पे निकलना है, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तभी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एक छोटे से ऑफिस में बैठ के छोटा बिजनेस खोल के सोचोगे कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं होता। ऐसे आप करोड़पति बनने वाले नहीं हो। आपको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी।
ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आज मिलियन व्यू एक ग्लोबल सिनेमा बन चुकी है दोस्तों, उसको हम नेपाल में भी रिलीज कर रहे हैं। आपने देखा, मेरे को इंडिया में चांस नहीं मिल रहा है रिलीज करने का, तो मैं नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल में मेरे को इस फिल्म की रिलीज मिलेगी। तो आपको भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है ताकि कल को आपको इंडिया में चांस ना मिले तो आप दूसरी कंट्री में जाकर बेचो इसको। अगर मेरी फिल्म नेपाल में चल जाती है तो मैं इसको यूएस में भी रिलीज करूंगा, मैं कनाडा में भी रिलीज करूंगा, मैं यूके, पूरी दुनिया है मेरे पास। अगर मेरे को इंडिया में रिजेक्शन मिला तो मेरे को नेपाल के लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैंने मेरा प्रोडक्ट पूरी ईमानदारी से बनाया जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो वो कॉन्फिडेंस है दोस्तों। तो सेम चीज आपको भी करनी है दोस्तों। निकलो दोस्तों, निकलो बाहर और बनाओ वो प्रोडक्ट जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दो दोस्तों। इनफ इज इनफ दोस्तों। अपने को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा पूरा दाव पे, आज की तारीख में मेरा पूरा स्टार्टअप दाव पे लग चुका है। पैसा आ रहा है, अभी भी मेरी बहुत फटी हुई है दोस्तों, क्योंकि इतना सारा पैसा गया, आएगा नहीं आएगा, डूबेगा। आज मैं वो पोजीशन पे हूँ, तो मैं वही चीज को ध्यान में रख के अब मंडे दिल्ली निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ। अगर मैंने अभी डर गया और मैं सोचने लगा कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैं लाइफ में हमेशा रिग्रेट करूंगा। यार अंशुल, वो एक मौका दिल्ली में मिला था, उस दिन निकल जाते थे। तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। भले मेरा पूरा पैसा डूब जाए, लेकिन मैं जाऊंगा दोस्तों। मेरे को एक चांस मिला है दिल्ली में, मैं जाकर देखूंगा कि वो क्या करता है। अगर वो बंदे ने हेल्प कर दी मेरे को नेपाल में रिलीज करने की, तो मिलियन व्यूज नेपाल में रिलीज होगी दोस्तों। पूरे 125 थिएटर में मिलियन व्यू होगी दोस्तों। और फिर बताऊंगा दोस्तों कितना पैसा कमाती है, क्या मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा। जानने के लिए देखिए आने वाला एपिसोड। तो दोस्तों आज हो चुकी है 25 जुलाई, और मैं आज उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि जहां पर मिलियन व्यूज की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। 15 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये सारे एक्सपीरियंस दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी पूरी सिस्टम की। जब आप इस जर्नी पर निकलोगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सारे एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये आप सभी के लिए मैं पूरी ईमानदारी से इस पूरे यूट्यूब सीरीज में शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि बड़े लेवल पे इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है जब आप एक बड़ा प्रोडक्ट को बेचने जाते हो। दोस्तों इंडिया में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुंबई में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट देखने के लिए रेडी नहीं है। और सारे लोग बोल रहे हैं कि यार तूने पॉन पे फिल्म बनाई है और अगर ये फिल्म हम लोगों ने रिलीज करी तो फैमिली वाले लोग नहीं देखेंगे। तो लेकिन जब मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैंने कुछ भी गलत फिल्म नहीं बनाई है, मेरी फिल्म में कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं है। मेरी फिल्म का मकसद ये है कि जो लोग एडिक्शन से तड़प रहे हैं उनके इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम है। बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, लोग अभी कोई दारू है, चरसे या फिर कोई पॉन एडिक्ट है तो लोग बोलते हैं भाई ये बुरा आदमी है, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है, वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वो बुरा है। और वो एनवायरमेंट को फिक्स कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने मिलियन व्यू में बताई है। लेकिन जैसे ही ये वर्ड आ रहा है लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग तो रिलीज नहीं करेंगे। अब जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों क्योंकि मेरे को फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है OTT लेवल के, उन्होंने मेरी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन मेरे को नाम नहीं लेना है। लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे आज की तारीख में इंडिया में, वो लोग ने बोल दिया कि नहीं भाई हमारा पारिवारिक प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये टाइप की फिल्में रिलीज नहीं होगी। जब मैंने ऐसा कुछ गलत बनाया ही नहीं मेरी मूवी में, तो मेरी फिल्म को रिलीज होने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग बोलेंगे कि तुमने ये टॉपिक पे क्यों बनाई, लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने ये टॉपिक पे फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। तेलंगाना के स्टेट की सोर्स ऑफ इनकम अल्कोहल है, तमिलनाडु के स्टेट की सोर्स ऑफ इनकम अल्कोहल है। अभी मेरे को स्टैटिस्टिक्स आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लो या फिर गूगल पे देख लो, आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टेट्स की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दारू से आ रही है। और अगर पॉर्न एडिक्शन की बात करी जाए, भारत आज तीसरे नंबर पे है दोस्तों। आज हमारी कंट्री में 2 से 3 घंटे का पर डे का पॉर्न का विजिबिलिटी है। अगर आप गूगल पे जाकर देखोगे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड साइट आज की तारीख में आफ्टर गूगल और यूट्यूब, तीसरे नंबर पे वो पॉर्न वेबसाइट है।
तो मेरे को कोई कैसे बोल सकता है कि ये फिल्म नहीं चलेगी, जब ये प्रॉब्लम इतने भारी मात्रा में एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि मैंने जिस टॉपिक पर फिल्म बनाई है वो टॉपिक सिर्फ इंडिया में है, वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट मेरा सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मुंबई में बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये फिल्म नहीं चलेगी, लोग बिना देखे बोल दे रहे हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। मुंबई में मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है मेरे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, लोग जैसे ही ट्रेलर देख रहे हैं, नहीं ये फिल्म नहीं चलेगी, हमको ये फिल्म नहीं लेनी हमको। लेकिन मेरा कोई पॉइंट वहां पे मेरे को बात करने नहीं दे रहे। जितने भी सीनियर्स लोग हैं मुंबई में, जब भी मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, मेरे को वो लोग बात करने नहीं दे रहे। चलो अब मैं आपको मेरा लाइव एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मुंबई में मेरे साथ हुआ क्या। तो मुंबई में जब मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी होगी, और वो टाइम पे आपको इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, शायद ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करेगा। तो जब मैं गया वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और मैंने उनको बोला कि सर मैंने एक फिल्म बनाई है, ये उसका ट्रेलर है। मैंने उसका प्रॉपर ट्रेलर बनाया, मैंने उसका प्रॉपर पिच डेक बताया कि सर ये है और इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। अभी वो लोग बोल रहे हैं हम लोग इसको रिलीज नहीं करेंगे, ये फिल्म अच्छी नहीं दिख रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार आप एक बार पूरी पिक्चर तो देख लो। आप बिना देखे कैसे जजमेंट दे सकते हो कि यार हमने कुछ खराब पिक्चर बनाई। तो वहां पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं अग्री करता हूँ कि मैं वो लेवल की सिनेमा नहीं बना पाया जो लेवल का तुम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, लेकिन मैं वहां तक रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारी कंट्री में जब आप कोई भी जाएगा बिलियनर बनने के लिए, वो आपको सीधा एक्सपर्ट या प्रो लेवल का तो बंदा मिलेगा नहीं, वो भी हजारों करोड़ों गलतियां करके ही आएगा। अभी ये लोग क्या चाहते हैं मालूम, मुंबई में लोग चाहते हैं कि बहन बच्चा पैदा होते ही भागना सीख जाए। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यार मेरी पिक्चर इतनी भी बुरी नहीं बनी या फिर इतनी भी खराब नहीं बनी कि वो रिलीज डिजर्व नहीं करती है। तो ये पॉइंट वहां पे लोग सुनना ही नहीं चाहते। नहीं इसमें एस्थेटिक नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इतना ब्रूटल पोस्टमार्टम क्या। चलो अग्री तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन आप मेरा पूरा पिक्चर तो देखो। जब तक आप मेरी पूरा प्रोडक्ट देखोगे नहीं तो आप कैसे बोल सकते हो यार ये पिक्चर खराब बनी है। और वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम, मुंबई में ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार तुम बिना प्रोडक्ट को देखे, बिना प्रोडक्ट को समझे डायरेक्ट जजमेंट पे कूद जा रहे हो कि भाई ये फिल्म नहीं चलेगी। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने नए चेहरों को लेकर फिल्म बने। अब नए चेहरे इंसान नहीं है क्या? अभी एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से, एक लड़का होगा या लड़की होगी, वो सपना देखेगा भाई मेरे को एक्टर बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम उनको लेकर फिल्म ना बनाए। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये न्यू फेसिस है, इनको देखने कोई भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिक्चर ही ना बनाए, हम सिर्फ एस्टेब्लिश स्टार के पास जाए। अब एस्टेब्लिश स्टार के पास जाने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें अच्छा म्यूजिक नहीं है। भाई वो लेवल पे मैं अफोर्ड कहाँ से कर पाऊंगा? मैं उतने सारे पैसे कहाँ लाऊं कि मैं बड़े बिग स्टार को लेकर फिल्म नहीं बना सकता, या फिर मैं बड़े बड़े टैलेंटेड टेक्नीशियंस को लेकर मैं फिल्म नहीं बना सकता। तो मुंबई में जब मैं जा रहा हूँ ये प्रोडक्ट को पिच कर रहा हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं BMW में हूँ, या फिर अगर मैं इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा हूँ, तो मेरे साथ जो बिजनेस करने आएगा वो भी BMW में आना चाहिए, या फिर वो भी बहुत बड़ा आदमी आना चाहिए, तभी मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा। अभी मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई अगर हम जैसे यंग लोग 2 साल मेहनत करके यहाँ से वहाँ से जोड़ के, गिर के पड़ के, पैसा जोड़ के एक फिल्म बनाते हैं, और हम जैसे जब लोग जाते हैं हमको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तुमने सिंक साउंड नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा। बट भाई देखो तो सही, कोई एक प्रोडक्ट लेकर आया है, उसको समझो तो सही, उसको देखो। मैं मानता हूँ यार, मेरा फेलियर तब एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरा पूरा प्रोडक्ट देखोगे, मेरी पूरी फिल्म देखोगे, और फिल्म देखने के बाद मेरे को बोलोगे कि अंशुल तुमने चूतिया पिक्चर बनाई, तुम फेलियर हो, तुम जाओ ऐसे, तब मैं वो फेलियर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन बिना काम देखे, नहीं ये ऐसी है, ये वैसी है, ये लोग नहीं देखेंगे, और उसके ऊपर मजाक फिर उड़ाना कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं, बस टालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा मुंबई में जितने भी सीनियर लोग हैं, मेरा उनसे ये वीडियो के माध्यम से एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट
कि जब एक नया फिल्म मेकर आता है मार्केट में, वो फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो सीखता है, वो देखेगा, सीखेगा, सीखने के बाद कुछ शॉर्ट फिल्में बनाएगा या फिर कुछ अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद एक कोशिश करेगा कि वो एक बड़ी पिक्चर बनाए या फिर वो एक बड़ा प्रोडक्ट होगा। मैं फिल्म मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जनरली बात करते हैं। कोई भी जब एक बड़ा लेवल पे प्रोडक्ट बनाएगा, कोई भी, वो दुनिया को देखेगा, समझेगा, समझने के बाद, देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके, या फिर 100 करोड़ कमा सके, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो कोशिश करेगा वहाँ तक रीच आउट करने की। तो मेरा सारे लोगों से, मुंबई में जो लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कोई अगर आपके पास आता है ये लेवल का प्रोडक्ट लेकर, तो आप उसकी विजन को तो समझो, उसको पूछो तो भाई तूने ये प्रोडक्ट बनाया क्यों, तेरा मकसद क्या है ये प्रोडक्ट बनाने में। ऑब्वियसली मेरा भी मकसद बिजनेस करने का है, मैं भी तो कोई चैरिटी करने यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मैं भी पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुंबई से है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है मुंबई में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो 30-40 फ्लोर के नीचे कोई बिल्डिंग नहीं है आज की तारीख में मुंबई में, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मेरा आप सब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए ना, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आता है, चाहे वो छोटे शहर से आता होगा या फिर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता, अरे उसका प्रेजेंटेशन तो देखो, उसको पूछो तो सही, भाई तूने प्रोडक्ट क्यों बनाया, तेरा विजन मिशन क्या है। मुंबई में मेरे से कोई नहीं पूछ रहा है भाई तुमने प्रोडक्ट क्यों बनाया है, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। आज की तारीख में दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो ना, तो कोई भी आपसे पूछना नहीं कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, तुमने प्रोडक्ट क्यों बनाया, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हो। नहीं, ये अगर ये चला ना दोस्तों, ये चला ना, तो हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज अ नेशन हम लोग अंडर डेवलप्ड ही बन के रह जाएंगे दोस्तों। वो जो सपना है ना डेवलप कंट्री का, वो अचीव होना इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम, बातचीत का कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है मालूम, तेरा 1 CR मेरा 1 CR, चल आगे आप बात करो, मेरे को कितना मिलेगा ये प्रोडक्ट बिकने के बाद। लोग यहाँ पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, पैसा आपको तब मिलेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जब आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही नहीं, तो आप पैसा कमाओगे कैसे, बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे पैसे कमाओगे कैसे। तो जो बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए, उनकी डिसीजन मेकिंग क्या है मालूम, वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को मूवी में, फिल्म में बड़ा फेस चाहिए, बड़ा स्टार वैल्यू चाहिए, तो हमारे को बिजनेस करने में आसानी होगी। अगर ये पैरामीटर है आपका प्रोडक्ट को जज करने का, तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप एज ए बिजनेसमैन किस डायरेक्शन पे जा रहे हो। अगर समझो कल को बड़ा स्टार भी आ गया लेकिन स्टोरी में दम नहीं और आपने उसमें पैसा लगाया, तो आपको पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा ना, आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। आप करोड़ों रुपए डाल लो, कितने भी बड़े एक्टर को ले लो, लेकिन आपकी कहानी में दम नहीं है, तो पिक्चर क्यों चलेगी। तो मेरा सारे डिस्ट्रीब्यूटर से ये एक सवाल है कि यार ये जो थॉट प्रोसेस है ना आपका, ये जो पैरामीटर आप लोगों ने बनाया ना एक प्रोडक्ट को लेके उस पर बिजनेस करने के लिए, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि भाई कहानी क्या है। बियॉन्ड एक्टर जाकर सोचो आप कि भाई डायरेक्टर ने फिल्म क्यों बनाई है, डायरेक्टर का मकसद क्या है इस फिल्म को बनाने का। फिल्म मेकिंग बोल के नहीं, कौन सा भी प्रोडक्ट होगा, कोई आपके पास प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, तो वो मत देखो कि सामने वाला गरीब है अमीर है। हमारी कंट्री में आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जो लोग बड़े लेवल पे बैठे ना, वो लोग देख रहे कि भाई अरे ये तो खुद भूखा नंगा है, ये क्या बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बात करेगा, ये क्या करोड़ों लाखों करोड़ों में बात करेगा। तो यार वो उसका काम तो देखो, उसका प्रोडक्ट तो देखो, उसको टच करो, फील करो, उससे पूछो तो सही भाई तूने क्यों बनाया। मुंबई में लोग उठने ही नहीं दे रहे यार, उठने ही नहीं दे रहे, लोग पूछ ही नहीं रहे भाई तुमने क्यों बनाया। लोग मेरे को पूछे अच्छा ठीक है पॉन पे बने, पॉन पे इंडिया में बात नहीं करते, भाई इंडिया में क्यों नहीं बात करते। आज ये जो एडिक्शन पे मैंने जो पिक्चर बनाई है ना दोस्तों, ये दीमक के जैसे पूरी कंट्री को खा जा रहा है। क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की है, आप लोग पूरी जर्नी देख रहे हो मेरी। मैं 2 साल से इस फिल्म पे मैंने बनाया, चूतिया तो हूं नहीं मैं, कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट बनाऊंगा। मेरा इतना सारा पैसा डुबा के मैं तो बैठने वाला हूं नहीं ना। मैं खुद MBA पास आउट हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, इतना बड़ा मेरा स्टार्टअप चल रहा है, 550 लोगों को मैंने काम दिया है।
तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं कुछ भी आड़ी टेढ़ी चीज़ें बना दूंगा। लेकिन मुंबई में मेरे को बात करने का चांस ही नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, सर मेरे पास मार्केटिंग प्लान है, सर मैं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दूंगा, मेरा प्रोडक्ट देगा, मेरा मार्केटिंग नहीं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, बस बात मत करो। 4.5 घंटा मीटिंग चली दोस्तों, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन बॉलीवुड में वो लोगों ने 150 से 200 फिल्में तक डिस्ट्रीब्यूट करो, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी पिक्चर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। और मेरा पूरा पैसा अटक चुका है, पता नहीं लाइफ कौन से डायरेक्शन पे जा रही है, पिक्चर बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। जब मुंबई में ये सारी चीज़ें हुई, ऐसा ट्रीटमेंट मिला मेरे को कि लोग वहाँ पे मौका भी नहीं दे रहे, सुन रहे नहीं है, फिल्म देख रहे नहीं है, और कोई देख रहा भी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बोला था कि 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म देखी भी, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम 1 करोड़ रुपए दो, तुम 20 लाख दो, तुम 25 लाख दो, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का फीस निकलेगा, थिएटर का रेंट निकलेगा, और जो पब्लिसिटी क्लियरेंस होगा वो सारी चीज़ें निकलेगी, और फिर हम लोग पिक्चर रिलीज करेंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर कर क्या रहा है? ये बिजनेस मॉडल मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं अभी तक मेरे को ये बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया कि भाई तुम डिस्ट्रीब्यूटर करने बैठे हुए हो और तुम अपनी जेब से 1 रुपया नहीं डाल रहे हो, पूरा पैसा तुम प्रोड्यूसर से ही ले रहे हो, पूरा काम प्रोड्यूसर ही कर रहा है। और फिर ये बिजनेस मॉडल कैसा है मालूम दोस्तों आपको? फिल्म इंडस्ट्री का, आपने फिल्म बनाई, आप मुंबई जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलोगे कि भाई हमने एक फिल्म बनाई है, आप इसको बेचो, तो डिस्ट्रीब्यूटर उल्टा आपसे पैसा मांगेगा, बोलेगा प्रिंट एंड एडवर्टाइजमेंट का पैसा तुम दो, थिएटर बुक करने का जो रेंट होगा वो तुम दो, और ये सारी चीज़ें होने के बाद CBFC जो सेंसर सर्टिफिकेट होगा, पब्लिसिटी क्लियरेंस होगा, बैनर रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारे का पैसा भी तुम दो। ठीक है, चलो ये अग्री। लेकिन ये पॉइंट भी अगर अग्री हुआ, इसके बाद अब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में 50% थिएटर वाले पैसा कमाएंगे, और वो जो 25% जो प्रॉफिट उसमें से सेपरेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। यानी कि अगर समझो तुम्हारी पिक्चर अगर 10 रुपये कमाती है, उसमें से 50% थिएटर को जाएगा फर्स्ट वीक, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 25% डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। ये क्या बिजनेस मॉडल है भाई? इसका मतलब जो गरीब आदमी फिल्म मेकर बनने का सपना देख रहा है या फिर एक्टर बनने का सपना देख रहा है, वो तो दूर दूर तक ये सपना देखे ही ना। तुमने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया। एक आम आदमी के लिए ये सपना तुमने बहुत दूर कर दिया। वो सोच भी नहीं सकता, वो सोचेगा भी ना तो उसकी गांड फट जाएगी। वो हम जैसे कुछ लोग आते हैं जो बैटल करके 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 ये लेवल तक पहुंच जाते हैं। अभी मैं आपको पूरा बिजनेस सिनारियो बोलता हूँ दोस्तों, मुंबई में क्या चल क्या रहा है। तो अब आप गए एज ए प्रोड्यूसर, आपने पिक्चर बनाई, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला डालो बहन जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए डालो और फिर हम लोग थिएटर आपको देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर कर क्या रहा है? सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा ये सवाल है, तुम लोग यार ये बिजनेस मॉडल समझ में नहीं, किसको तुम लोग कमेंट्स में रिप्लाई करना दोस्तों, ये बहन चोद बिजनेस मॉडल है क्या? ये तो सिर्फ बड़े प्लेयरों के लिए हो ना, जो ऑब्वियसली 100-200 करोड़ में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब तुमने बिजनेस मॉडल भी उन लोगों के लिए ही बनाया जो एस्टेब्लिश लोग हैं। अब जो नीचे से जमीन से उठकर आ रहा है ऊपर, वो कहां से लाएगा उतना सारा पैसा? कहां से लाएंगे यार हम लोग इतना सारा पैसा? मॉडल है क्या यार? ये बिजनेस मॉडल मेरे को अभी तक समझने नहीं आया। मैं मेरा प्रोडक्ट बना के लेकर जा रहा हूं, पूरी मेहनत मैंने की, 2 साल मैंने मेहनत की, दिन रात करके मैंने मेहनत की। मेहनत करने के बाद मैं तुमको बोल रहा हूं मेरे को प्लेटफॉर्म पे ले, तो मैं ही उसका 1 करोड़ रुपए दूं, पब्लिसिटी मार्केटिंग में मैं डालूं, थिएटर बुक कराने के लिए मैं डालूं, डिस्ट्रीब्यूटर कर क्या रहा है फिर? रिस्क तो कोई नहीं ले रहा है, यहाँ पे तो सारे लोग सेफ है। ऐसा तो तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी भाई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर उसमें रहेंगे भी तो गिने चुने बड़े प्लेयर रहेंगे, उनके अलावा तो कोई एंट्री भी नहीं ले सकता फिर छोटा प्लेयर। और चलो ये सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ा चूतियापा, फर्स्ट वीक में 50-50 जो भी प्रॉफिट होगा वो थिएटर 50%, फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर 25%। प्रोड्यूसर क्या कमा रहा है भाई? प्रोड्यूसर तो बहन 2 साल से पैसा डाल के बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर को पैसा कहां से आएगा? उसके बाद ये सारी पॉइंट होने के बाद सेकंड पर्सन पे फिर रेशियो मिलता है। सेकंड वीक अगर पिक्चर जाती है उसमें से फिर कहानी होती है 60-40 की, यानी कि
40% थिएटर का, 60% प्रोड्यूसर का। फिर थर्ड वीक में जब जाती है तो तब जाके प्रोड्यूसर कमाना शुरू करता है। अगर 3 वीक पिक्चर नहीं चली तो 50-50 पे गेम खत्म। ये क्या बिजनेस मॉडल है? अगर तुम लोग जो भी सीए लॉयर लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग सुनो, ये कहानी है ये इंडस्ट्री की। अब इसको कैसा जीतने का भाई? इसको अभी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमको फिल्म थिएट्रिकल में रिलीज करनी है, डालो 1 करोड़ रुपए। कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाए ये पैसा? और उसमें प्रॉफिट रेशियो कब मिल रहा है? थर्ड वीक तक मिल रहा है। क्या करेंगे बोलो? ये चीज हुई दोस्तों, मुंबई में ये चल रहा है। ये रियलिटी है हमारी कंट्री की। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ना, छोटा आदमी सिर्फ सपने देख के ना मर जा रहा है। और अगर कोई हम जैसे चूतिए, हम जैसे लोग निकल भी जाते हैं कि भाई नहीं हम लोग को भी 100 करोड़ कमाना है, हमको भी बड़ी लीग में एंटर करना है, हमारे भी कुछ छोटे छोटे सपने हैं। आप लोगों को भी सपना होगा दोस्तों। आज की तारीख में मेरा कोई बड़ा सपना नहीं है। मेरे को बस एक अच्छा सा घर ले लूँ, मेरे माँ बाप को अच्छी लाइफ दे दूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई बड़े सपने तो है नहीं भाई हमारे। हर किसी को अपने अपने सपने पूरे करना है, तो वो बड़े सपने तो देखेगा ही, बड़ा गेम तो खेलेगा ही, बड़ा रिस्क तो लेगा ही। मैंने वो रिस्क लिया। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है भाई, ये क्या मॉडल बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने ऊपर? तो ये बात हो गई थिएट्रिकल की। और अभी OTT पे बात चल रही है दोस्तों, अभी पिचिंग चल रही है, वहाँ से भी अभी तक तो कुछ रिप्लाई आया है नहीं। बट वो जो पॉइंट चल रहा है वो थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें चल रही है कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आने के चांसेस है। लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस पूरा ईमानदारी से आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ हर फील्ड में होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता हो कि भाई अंशुल सिन्हा फिल्म मेकर है, उसकी इंडस्ट्री में होगा। ये हर इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े टर्म्स एंड कंडीशन लगा के बैठे हुए ताकि बड़े लोग ही बिजनेस करें, बड़े लोगों के साथ ही बिजनेस हो। छोटे लोग जब उठ के आ रहे ऊपर लेवल तक, उनके लिए भैंचोद गेम ही इतनी इम्पॉसिबल करके रख दो कि लोग उसमें एंटर ही ना कर पाए। तो लेकिन अभी मैं भी बहुत ढीठ हूँ दोस्तों। मैं ना एक्सट्रीम फाइटर हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता। तो ये सारी कहानियों के बीच में मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला दोस्तों दिल्ली में, और उसने बोला कि मैं आपकी फिल्म नेपाल में रिलीज करूँगा। तो मैं और मेरा टीममेट हम लोग ट्रेन पकड़कर दिल्ली गए। और दिल्ली गए, अभी आप लोग पूछोगे अंशुल ये डिस्ट्रीब्यूटर जो तू फिल्म नेपाल में रिलीज करने वाला है, उसका तेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिला कहाँ से? तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने मूवी का ट्रेलर बनाया। अभी यहाँ पे जो लर्निंग है, ये एपिसोड से जो आपको लर्निंग लेनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग कैसे क्रैक हुई। अभी जो भी मैं मुंबई से 10-20 डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी मिलकर आया हूँ, उन लोगों के साथ मैंने मीटिंग क्रैक कैसे की। उन लोगों के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी बताया कि मैंने वो प्रेजेंटेशन में क्या क्या डाला है। तो दोस्तों ये मैंने लिंक ट्री पे मेरा प्रेजेंटेशन बनाया, और मैंने पिच वीडियो आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी। और ये ना मेरा प्रॉपर ईमेल जाता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उनको ना मेरा प्रॉपर ईमेल जाता है। और ये प्रेजेंटेशन में मैंने बनाया डिस्ट्रीब्यूटर पिच वीडियो। कोई भी देखेगा कि मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन पिच वीडियो बनाया। आई एम अंशुल सिन्हा, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पिच वीडियो हो गया। ये मेरा ऑफलाइन मार्केटिंग प्लान। अब सारे लोग पूछेंगे कि भाई अंशुल तेरे पास मार्केटिंग प्लान क्या है, तू फिल्म बेचेगा कैसे? ये मेरा पूरा मार्केटिंग प्लान कि मैं इस मूवी को बेचूंगा कैसे, मेरा मार्केटिंग प्लान क्या है, मैं क्या पोस्टर लगाऊंगा, उसका पूरा सैंपल बना है कि मेरे कितने पोस्टर लगेंगे, कहाँ लगेंगे, क्या लगेगा, प्रमोशन कैसे होगा, फुटफॉल कैसे होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा है कि भाई 10 लोकेशन पे तुम अगर 1.5 लाख के पोस्टर लगाओगे तो तुम्हारा 15 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मंथ का होगा, जिसमें से टोटल फुटफॉल होगा 6 करोड़ के आसपास, नियरली 7 करोड़ के आसपास होगा। तो यानी कि 7 करोड़ लोग देखते हैं, और अगर उसमें से 1% भी आपको क्या बोलते रिकवरी होती है, तो भी मेरी पिक्चर 5 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और इसके बाद दोस्तों ये मेरे मिलियन व्यू का वेब पेज, ये मेरी वेबसाइट मिलियन व्यूज फिल्म की, यहाँ पे मेरे पूरे 4 ट्रेलर हैं।
ये मेरा बायो, और उसके बाद ये मेरी पूरी टीम, कितने लोगों ने काम किया। फिर उसके बाद ये मूवी का पिच डेक, डिस्ट्रीब्यूटर पिच, मेरे पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लीगल है, CBFC में मेरी फिल्म जा चुकी है, ये मेरा पब्लिसिटी क्लियरेंस, ये मेरी फिल्म का टाइटल रजिस्ट्रेशन, ये मेरा बैनर रजिस्ट्रेशन, ये मेरा पब्लिसिटी क्लियरेंस इंडिया का, जो जो मेरे पोस्टर्स लगेंगे उसका पब्लिसिटी क्लियरेंस हो गया। और ये मेरी पूरी प्रोफाइल, मैं कौन हूँ, मेरा हिस्ट्री क्या है, मैंने कितनी फिल्में की है, ये मेरा पूरा बैकग्राउंड। अभी आप लोगों का क्वेश्चन कि अंशुल तूने ये डिस्ट्रीब्यूटर क्रैक कैसे किया, तो मैंने इतना डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाया दोस्तों, इतना मैंने ना डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाया, इतना डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैं 20 मीटिंग क्रैक कर सका। तो यही चीज़ मैंने, जो दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है उसने भी ये सारी चीज़ें देखी और फिर उसने मेरा क्रैक हुआ। और अभी जो OTT पे मैं बहुत क्लोज हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ वो दरवाजे तक मैं पहुँच चुका हूँ, डिजिटल के दरवाजे तक पहुँच चुका हूँ, सैटेलाइट राइट्स के दरवाजे तक पहुँच चुका हूँ। अभी वो लोग ने भी यही बोला कि अंशुल तेरा प्रेजेंटेशन बहुत एक्सेलेंट था, इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो विंडो है, जो बड़े लेवल पे जो लोग के पास प्लेटफॉर्म है, जो तेरा प्रोडक्ट रिलीज करने वाले, उन्होंने तेरा प्रेजेंटेशन देखा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको अपना प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत डिटेल में बनाना पड़ेगा, और सामने वाले को, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई तू ये प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमाएगा कैसे। क्योंकि अगर आपने ये क्लैरिटी उसको नहीं दी, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ये क्लैरिटी नहीं दी कि वो पैसे कमाएगा कैसे आपके प्रोडक्ट को बेच के, तो वो डाउट में, डर में रह के ना वो आपके प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुम मेरा प्रोडक्ट बेच के तुम पैसे कमाओगे कैसे, वो पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन आपको ऐसे इस तरीके से बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये पूरा मैंने बना के दिया। तो ये दो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आज मैं इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद आज मैं ये पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि मैंने 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर क्रैक किए। एक OTT पे बात कर रहे हैं और एक पूरी कंट्री में दोस्तों, नेपाल में पूरी कंट्री में 5 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने की बातचीत चल रही है दोस्तों। और दिल्ली में जाकर मैंने फिर जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिले थे नेपाल में फिल्म रिलीज करने के लिए, मैंने उनसे बातचीत की। लेकिन अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ कि मेरी फिल्म जो है वो नेपाल में कैसे रिलीज होने वाली है। तो ये पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको आपको चांस नहीं दिया जा रहा है इंडिया में बेचने का, तो आप उसको दूसरी कंट्री में भी जाकर बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको अगर इंडिया में रोका जा रहा है तो आप दूसरी कंट्री पर नहीं जा सकते। तो अभी मेरे को ये जो डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, ये बोला कि भाई हम इस मूवी को, अगर तुमको इंडिया में चांस नहीं मिल रहा है तो हम इसको नेपाल के थिएटर्स में रिलीज करेंगे। मैं वहाँ पे गया, दिल्ली में गया, और दिल्ली में मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मिनी थिएटर बुक करा। मिनी थिएटर बुक करा के मैंने मेरी फिल्म का प्रीव्यू वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखा। डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसने फिल्म देखी। अब फिल्म देखने के बाद क्या हुआ, फिल्म देखने के बाद हम लोगों ने डिटेल में मीटिंग की। मैं और मेरे एक टीममेट गए थे, हम लोग दोनों वहाँ तक गए और हमारी फिर एक डिटेल में टीम मीटिंग हुई। अब वो जो डिटेल में टीम मीटिंग हुई उसमें हमने पूरे पॉइंट्स लिखे। अब वो क्या क्या पॉइंट थे वो मैं सारे आपको बोलता हूँ, क्योंकि उसका पूरा हम लोगों ने लीगल एग्रीमेंट कराया। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इसका लीगल एग्रीमेंट करा। आपका भी जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे या फिर किसी को भी देने जाओगे तो आपको ये लीगल एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो ये लीगल एग्रीमेंट कराने के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लीगल एग्रीमेंट है, ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये करवाना। तो ये पूरा प्रॉपर गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर है दोस्तों, 100 रुपीज़ वाला, और वो स्टैम्प पेपर पे हम लोगों ने नोटरी करवाई है। तो लॉयर के साथ बैठ के कराना। अभी आप लोग जोश में जाओगे, नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग तो रोड साइड लॉयर के पास जाएगा, वो 100-200 रुपये लेगा, नोटरी बनवाएगा, नोटरी बना के अग्रीमेंट दे देगा। वो गलती कभी भी मत करना। अपने पहचान का लॉयर लेकर जाओ और लॉयर के साथ बैठ के ये ऐसा डिटेल में पूरा प्रेजेंटेशन बनाओ। अब ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कि अग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हुए। तो अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये जब आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे इतने बड़े लेवल पे, आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे तो ये अग्रीमेंट करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का एड्रेस और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट।
और यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का एड्रेस, यहाँ पे सेकंड पार्टी का एड्रेस, ठीक है। इसके बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा जब प्रोडक्ट बेचने के बाद, उस पर जीएसटी कितना होगा वो ये पॉइंट पे लिख दिया कि भाई 18% तो जीएसटी तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम करना है दोस्तों वो हमको लीगल करना है, हमको इलीगल काम नहीं करना है इस बिलियनर बनने की जर्नी पे। और ये जो फाइनल पेज है यहाँ पे विटनेस रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर समझो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने स्कैम किया तो ये लॉ का पेपर आएगा, और इस पे हम लोगों ने इसी पेपर पे लॉयर का भी नाम मेंशन किया कि भाई कल को अगर हमारे साथ स्कैम होता है तो हम लोगों ने क्या किया, लॉयर का नंबर भी मेंशन किया हुआ है इसमें कि भाई जो लॉयर होगा वो हमारी हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 30,000 कोर्ट में लॉयर का नाम, लॉयर का एड्रेस, पूरा एड्रेस और लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर और लॉयर को फीस क्या है। अगर कल को कोई स्कैम होता है, हमारे साथ कोई चीट करता है, तो पूरे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि लॉयर आएगा और लॉयर हमारे साथ सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से एक लेटर ली, तो अब ये जो लेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने दी कि हमारी फिल्म 98 थिएटर में रिलीज होगी। ये लेटर आप लोग देखिए, ये लेटर। तो आप लोगों भी जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटर से पूछोगे कि भाई तू कितने शहर में हमारा प्रोडक्ट रिलीज करने वाला है, कहाँ इसको रिलीज करने वाला है, तो वो एक ऑफिशियल एग्रीमेंट लेके आपको हर लेटर पे उसका साइन लेना पड़ेगा। तो ये एक लेटर ली, और अब ये पूरे थिएटर्स के नाम कि नेपाल में कितने थिएटर में और कहाँ ये फिल्म जो हमारी है वो रिलीज होने वाली है। ये पूरा लेटर लिया और उस पर फिर लास्ट में स्टैंप और सिग्नेचर डिस्ट्रीब्यूटर का। तो अभी ये पॉइंट मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होगी दोस्तों, और ये बिना इस लीगल डॉक्यूमेंटेशन के आप मत जाना, क्योंकि आप हो जिसने 50-60 लाख या फिर 1 करोड़ में अपना जो प्रोडक्ट बनाया, जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा कर देगा, वो चीज़ आपने की है, वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन का हो गया। तो एक गुड न्यूज़ दोस्तों कि 5 सितंबर को नेपाल में हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, और मैं बहुत फूंक के कदम रख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्कैम होने के भी चांसेस हैं। थोड़े से डर लग जाता है कि भाई हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेरा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दोस्तों, उसके साथ मेरा पूरा ईमेल कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं हर चीज़ बातचीत पूरी जो ईमेल पे कर रहा हूँ। देखिए पूरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा ईमेल पे बातचीत होनी है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ना दोस्तों ये लीगल चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लीगल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को लीगल रखने के लिए हमको कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल पे करना है, क्योंकि कल को कोई आपके साथ फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया, तो आपके साथ पूरा ईमेल कम्युनिकेशन होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि मैं जो भी चीज़ करूँगा वो मैं लॉयर के साथ बैठ के करूँगा और मैं ईमेल से कम्युनिकेशन करूँगा। मैं फ़ोन पे बात कर दूंगा, ये कर दूंगा नहीं। और जब तक डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा नहीं कि मैं आपके प्रोडक्ट को यहाँ रिलीज़ कर दूंगा, ये प्रोडक्ट पर रिलीज़ कर दूंगा, तो उसको बोलना भाई मेरे को लेटर दे। अब जैसे मैंने ये पूरी ली थिएटर की, कौन से थिएटर में रिलीज़ हो रही है उसकी पूरी लेटर ली, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आ रहा है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो। मेरे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। मैं पर्सनली उनसे जाकर मिल रहा हूँ, वो लोग कहाँ रहते हैं उनका घर तक देख रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको करना बहुत जरूरी है। विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप जाओगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट देने जाओगे और कल को फिर आपके साथ लॉस हो गया तो आप फंस जाओगे दोस्तों। तो ये सारी लीगल चीजें मैंने मेंशन की, और जो भी पॉइंट्स थे वो पूरे पेपर पे उतरे दोस्तों। कितना पैसा मैं दे रहा हूँ, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ला रहा है, कितने थिएटरों में हमारी मूवीज हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, वो सारे पॉइंट मैं आप सभी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। कल को आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस या स्किल सेट बेचने जाओगे तो ये सारे चैलेंजेस आपको आएंगे। जब तक आप वो डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सपीरियंस नहीं दोगे, उसको जब तक सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बेचेगा कैसे। अब या फिर उसको फ्री सैंपल दे रहे हो, फ्री। अब मैंने जो स्क्रीनिंग करी वो पूरे मैंने उसको बोला कि भाई आओ मैं फ्री में स्क्रीनिंग अरेंज करता हूँ, तुम आओ देखो। इसको बोलते हैं टेस्ट। जब तक वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा नहीं, चखेगा नहीं, तो वो प्रोडक्ट को बेचेगा कैसे। तो वो काम की, तब जाके मेरे को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेपाल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्रैक हुई। अब इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज कि यार
मेरे पास इतना सारा जो अमाउंट है वो कहाँ से आया? अब जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट आया कहाँ से? अब ये जो अमाउंट है ये स्पॉन्सर से है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई स्पॉन्सर कैसा आता है, स्पॉन्सर लाया कैसा जाए, स्पॉन्सरशिप मिलेगी कैसे? तो मैंने एक स्पॉन्सर को पकड़ा। अब स्पॉन्सर को कैसे कन्विंस किया जाए? तो मेरे जितने भी अभी नेपाल में मेरे नए बोल तो भी 6 से 7 सिटीज में लगेंगे। इसका मतलब 1 से 2 करोड़ लोगों का विजिबिलिटी मिलेगा। मेरे जो भी फिल्म के जो पोस्टर्स रहेंगे वो पूरे पोस्टर सारे नेपाल में लगेंगे और वो सारे पोस्टर पे विजिबिलिटी जाएगी, यानी कि 1 to 2 CR का विजिबिलिटी मिलेगा। तो आप जब स्पॉन्सर को ढूंढने जाओगे तो आपको बोलना नहीं है कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया, मेरा प्रोडक्ट ये, उसको उससे लेना देना नहीं है। स्पॉन्सर को लेना देना है कि भाई उसके ब्रांड को विजिबिलिटी कितनी मिलेगी। तो मेरा जो स्पॉन्सर था वो क्रैक नहीं हो रहा था। मैं उसको बोल रहा था सर मैंने ये फिल्म बनाई है, ये चलेगी वो चलेगी, लेकिन स्पॉन्सर को उससे लेना देना नहीं। स्पॉन्सर आपको पैसा तभी देगा जब उसको दिखेगा कि भाई इसमें मेरा मतलब है या नहीं है, मेरे को इसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो मैंने स्पॉन्सर को बोला कि सर आपको 1 करोड़ का विजिबिलिटी मिलेगा अगर आप एक 6-7 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप देते हो, तो मेरा जो ब्रांड है वो आपको 1 करोड़ का विजिबिलिटी देगा। और अगर 1 करोड़ का आपको विजिबिलिटी मिलता है और उसमें से अगर बिजनेस टर्न अराउंड होता है तो आपका 6-7 लाख तो वहीं रिकवर हो गया। और तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप क्रैक कैसे करनी है, जो स्पॉन्सर होगा उसको बोलना है कि भाई आपका जो पोस्टर लगने वाला है, जो ब्रांडिंग जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, जो मार्केटिंग होने वाली है, उस पर क्राउड की विजिबिलिटी कितनी मिलने वाली है। और वो विजिबिलिटी पे आपको मैथमेटिक्स घुसाना है और मैथमेटिक्स घुसा के उसमें बोलना है कि सर आपको अगर इतना आई बॉल मिलता है तो श्योर शॉट इतना परसेंटेज ऑफ आपको क्लाइंट आने के चांसेस है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलता है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ये बोलता है कि भाई अगर 1 करोड़ लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी मिल रही है तो उसमें से श्योर शॉट चांसेस है कि 1% टर्न अराउंड तो होगा। वो 1% टर्न अराउंड में मेरा जो क्लाइंट मेरा जो स्पॉन्सर है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट स्पॉन्सरशिप ऐसे क्रैक करनी है दोस्तों। अभी मैं जो स्पॉन्सरशिप लेकर आया हूँ वो ऐसे ही लेकर आया हूँ, लेकिन स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सर का ट्रस्ट उसको बोलते हैं ना, सेफ्टी करने के लिए मैंने मेरे स्पॉन्सर को बचाया। मैंने बोला कि सर आप मेरे को 6-7 लाख रुपए दो, लेकिन मैं आपको बचाने के लिए आपका जो 1,80,000 है वो मेरी पॉकेट से मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो जो पहला टर्म का जो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा जो पेमेंट है वो 6 टर्म में जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो जो पहला टर्म का 1,80,000 है वो मैंने मेरे पॉकेट से दिया। तो अब इससे क्या कर रहा हूं मैं, ये इन्वेस्टमेंट करने से मेरे स्पॉन्सर का जो ट्रस्ट है वो गेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पॉन्सर से बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ। तो कोई भी स्पॉन्सर एक नए इंसान पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं फिर अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में जाकर वहाँ से मेरे को एक स्पॉन्सर मिला और स्पॉन्सर मिलने के बाद मैंने उसका फर्स्ट टर्म का पैसा सेव किया। अब जब मेरे फिल्म के बैनर पोस्टर नेपाल में लग जाएंगे उसके बाद मैं स्पॉन्सर को बोलूँगा कि अब आप फुल फ्लेज उतर जाइए, क्योंकि ये जो पहले लेवल का जो ट्रस्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया कि अब मेरी फिल्म आने वाली है। मीडिया में अनाउंस हो चुका है, 5 सितंबर को हो रही है, लेकिन जब तक मीडिया में अनाउंस नहीं होगा तब तक जो आपके पहले टर्म की जो पेमेंट है उसका जो बैकग्राउंड सेफ्टी है वो मैं करके दूंगा। तो वो वैसा करने के बाद, वो चीज़ बोलने के बाद मेरे स्पॉन्सर को मेरे पे ट्रस्ट आया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और आज हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि हमारी जो मूवी है उसका पहला राउंड जो है, ये जो स्पॉन्सरशिप का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी लीगल चीज़ें कंप्लीट हुई। और जो 5 सितंबर को जो अभी डेट आ रही है वहाँ पे हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। और अभी हम लोग को CBFC क्लियरेंस लेना है, पब्लिसिटी क्लियरेंस नेपाल का लेना है। तो अभी अगले एपिसोड में क्या होगा कि ये एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि अब यहाँ से चीज़ें कैसे आ रही, और ये जो सारी चीज़ें होगी दोस्तों, यहाँ पे ना आपको पैनिक बहुत होगा। तो यहाँ पे आपको मंत्र चैंटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बैटल है आप सोलो बैटल लड़ रहे हो, आप अकेले लड़ रहे हो, आपके बिहाफ में कोई लड़ने के लिए आने वाला है नहीं। तो आपको पूरा फुल फ्लेज अकेले ही जाना पड़ेगा। मेरे को इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है इंडिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए ताकि कोई मेरी फिल्म रिलीज कर सके। अभी मैं मुंबई में जितने भी लोगों के पास गया, मैं मुंबई में लगभग 50 to 60 लोगों के पास श्योर शॉट गया रहूँगा दोस्तों, जिन लोगों के साथ मैंने मीटिंग की, बैठ के बातचीत की। तो सब लोग, मेजॉरिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिन जिन लोगों के पास जब मैं फिल्म लेकर गया,
मेजॉरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं कि यार तूने पॉन पे पिक्चर बनाई, हम लोग पॉन पे ये फिल्म नहीं लेंगे। कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहा है, मेरा पॉइंट सुनना ही नहीं चाह रहा है कि भाई मैंने फिल्म क्यों बनाई। ना कोई मेरा ट्रेलर देख रहा है, ना कोई मेरा सिनॉप्सिस देख रहा है, ना कोई मेरा पिच डेक देख रहा है, और ना ही कोई मेरा मैंने डायरेक्टर विजन का एक वीडियो बनाया था दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे इस चैनल में है। ना कोई वो वीडियो देख रहा है। मेरे को अपफ्रंट लोग रिजेक्ट कर दे रहे कि भाई नहीं तुमने पॉन पे पिक्चर बनाई, इसमें कुछ गलत सीन होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और कोई मेरा फिल्म देखना ही नहीं चाह रहा है। और मैं जब बात कर रहा हूं, मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई भारत आज की तारीख में नंबर 3 पे है पॉन एडिक्शन में, और ये फिल्म जो है पॉन इसका बेस है, और ये जो मेजर जो आत्मा है इस पिक्चर की वो एडिक्शन के ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मुंबई में कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहा है कोई भी। ये हुआ। अब जो लोग सुन रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म में कोई बड़ा फेस नहीं है, ये फिल्म को हम लोग बेचेंगे कैसे, ये फिल्म को कोई देखने कोई क्यों आएगा, सारे तो नए एक्टर्स हैं इसमें, नए एक्टर्स इंसान नहीं है क्या। अभी जैसे हम जैसे फिल्म मेकर को, एक छोटे से फिल्म मेकर को उठ के ऊपर आना होगा तो हमको तो ऑब्वियसली नए एक्टर्स को लेकर ही फिल्म बनानी पड़ेगी ना, तब जाके हम बड़े लेवल पे अपना स्किल सेट और टैलेंट बता सकते हैं। तो अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें नए एक्टर्स है, कोई भी ये फिल्म को देखना नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं आपकी पॉइंट अग्री करता हूं कि आप बोलते हो कि यार पॉन पे है, आप बोलते हो कि यार ये नए एक्टर है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैंने प्रोडक्ट बनाया क्यों, वो तो पूछो। क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब मैं सबको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे पास मार्केटिंग प्लान है, सिंपल मार्केटिंग प्लान है दोस्तों। अंधेरी में पर डे का जो फुटफॉल है वो 10 लाख का है, दादर पे पर डे का फुटफॉल आपको 4 से 5 लाख का है, थाने और कल्याण रेलवे स्टेशन पे जो फुटफॉल है वो ऑलमोस्ट ऑल 6 to 7 लाख का है। अगर मेरी फिल्म का बैनर ये स्टेशंस पे 1 महीना भी लगता है, हावड़ा ब्रिज के पास फुटफॉल 1 लाख के आसपास है, दिल्ली में कनॉट प्लेस का फुटफॉल 3 to 4 लाख के आसपास है। तो मैंने क्या किया, इंडिया में जैसे जितनी बड़ी जगहों पे जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल है, मैंने वो पूरा प्रेजेंटेशन बनाया और उनको बोला कि भाई मेरे पास मार्केटिंग प्लान है, और ये जो होर्डिंग्स लगने वाली है ये जगहों पे, इस पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगेगा दोस्तों महीने का, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आप बैनर लगाओ, बेसिक मैथमेटिक्स भी अप्लाई करोगे ना, कौन सा भी बैनर लगाओ आपका 1 to 2% का कन्वर्जन रेट है। और ये बात कौन बोलता है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहा है। ये जो बेसिक गणित होता है ना, वो बेसिक गणित बोलता है कि बार प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर 1 करोड़ लोग देख रहे हैं तो उसमें से 1% कन्वर्जन रेट तो आएगा। वो 1% कन्वर्जन रेट पे ही मेरी फिल्म आपको आपका खर्चा भी निकाल कर दे देगी, आपको आपका प्रॉफिट भी कमा कर दे देगी। लेकिन ये पॉइंट कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है, मुंबई में ये पॉइंट कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, मेरे को बात करने नहीं दे रहे यार। दे आर नॉट इवन लेटिंग मी स्पीक। मैं बोल रहा हूं सर मेरे पास मार्केटिंग प्लान है, सर ये फिल्म कैसे चलेगी, ये प्रोडक्ट की डिमांड है, ये मार्केट में डिमांड है। नहीं, 2 पॉइंट, तूने पॉन पे पिक्चर बने और इसमें सारे नए एक्टर्स हैं, ये 2 पॉइंट बोल के मुंबई में जितने भी आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज है जो लोग फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। लिटरली ईमेल्स आए हैं दोस्तों मेरे पास कि यार हम लोग के फिल्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। इंडिया में लोग जब कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो लोग ये क्यों नहीं पूछते प्रोडक्ट बनाने वाले से कि भाई तूने क्या मेहनत की, तूने क्या चीजें यूज की, तूने प्रोडक्ट बनाया क्यों। वो बोलते हैं ना वाई डिड यू मेड दिस प्रोजेक्ट। इंडिया में कोई भी ये पॉइंट नहीं पूछ रहा है। सबसे बड़ा डिजास्टर आज की तारीख में यही हो रहा है दोस्तों। इसकी वजह से आज हमारी कंट्री पीछे होते जा रही है। अभी मेरे जैसे कितने सारे छोटे बिजनेसमैन होंगे जो 100 करोड़ रुपए कमाने का सपना देख रहे होंगे, लेकिन बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए जिनके पास मैसिव प्लेटफॉर्म है, जहां पे रिलीज करने से आप लाखों करोड़ों कस्टमर तक पहुंच सकते हो, वो लोग आपको एंट्री लेने नहीं दे रहे, वहां पे आपको रोक दिया जा रहा। तो ये चीज हो रही है दोस्तों। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, जब एक छोटा व्यापारी एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास या फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म के पास अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है
ऊपर जो बड़े लोग बैठे हैं वो लोग ये नहीं पूछते कि भाई तुमने प्रोडक्ट बनाया क्यों, ये प्रोडक्ट बनाने का कारण क्या है। आप बल्कि ये देखो कि अच्छा प्रोडक्ट में कोई बड़ा फेस वैल्यू नहीं है, ब्रांड वैल्यू नहीं है, ये तो किसी गरीब आदमी ने बना दिया है, इसको तो कोई नहीं खरीदेगा, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। लेकिन आप ये तो देखो कि क्या वो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है क्या, और उसने प्रोडक्ट बनाया क्यों, प्रोडक्ट बनाने का कारण तो देखो। जब इतने इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लोग बैठे हुए, मैं मानता हूं उनका भी हेडेक है, मैं मानता हूं कि उनकी भी परेशानी है, लेकिन उनके सारे प्रश्नों का जवाब है मेरे पास, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। सारे लोग ईगो में बैठे हुए वहां पे, और वहां पे पूरा स्टैटिस्टिक्स, मुंबई में क्या हो रहा है दोस्तों आज की तारीख में, पूरा मैथमेटिकल ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रही है। कि समझ लो, मान लो कि XYZ आदमी है और उसको डेली 200 लोग देख रहे हैं टीवी पे, तो लोग, अब जो बिजनेसमैन होगा वो पैसा वही आदमी पे लगाएगा, नया आदमी आएगा तो उस पर वो पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 200 लोगों की विजिबिलिटी नहीं। अब ये आप लोग बोलोगे भाई ये तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, अब जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग तो ऐसे ही अपना पैसा मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी बात सही है। लेकिन नया आदमी कुछ ऐसा आइडिया लेकर आ रहा है जो वो 200 से ज्यादा आपको पैसा व्यूअरशिप से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है। लेकिन वो कैसे देगा? जब आप उसकी बात सुनोगे, जब आप उसका आइडिया सुनोगे, जब आप उसका प्रोडक्ट देखोगे, फील करोगे। जब तक आप देखोगे नहीं तो तब तक आप लोग डिसीजन कैसे ले रहे हो क्या ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। आज मुंबई ने मेरे को ऐसा ट्रीट किया है दोस्तों, उन्होंने मेरे को बता दिया है कि यार तेरी पिक्चर तो चलेगी नहीं। मेरी पिक्चर देखी नहीं तुम लोगों ने, ना मेरे पिक्चर देखने आज फील कैसी होती है, ना मेरे एक्टर से आप लोगों ने बातचीत की, ना मेरे से मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई तुमने प्रोडक्ट बनाया क्यों, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। ये सारी कुछ भी चीजें आप लोगों ने मेरे से पूछी नहीं, और बिना देखे बिना सोचे समझे आप लोग कैसे बोल सकते हो कि मेरी पिक्चर नहीं चलेगी। ये तो डिजास्टर है ना दोस्तों। ये किस एज अ नेशन इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग। यानी कि इसका मतलब ये सत्य है कि आज की तारीख में कि भाई हम जैसे लोगों को सपना देखने तक का मौका नहीं है। अगर हम लोग गिर के पढ़ के उठ के सपना देख भी लेते हैं तो हम लोग सपना क्यों देख रहे हैं, वो सवाल हमसे पूछा जाता है। मुंबई में ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, 40 माले की बिल्डिंग है, 50 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग है। आज आप मुंबई में कहीं भी जाओ आप ऐसे देखोगे, अरे भाई यहाँ तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन हो क्या रहा है भाई, जब कोई नया बंदा, नया प्लेयर मार्केट में घुसना चाहता है, तुमने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये तो ओपन मोनोपोली हो गई ना। तो ये चीज है दोस्तों। अभी लास्ट 1 मंथ से, जून फर्स्ट वीक में मेरी फिल्म कंप्लीट हुई थी दोस्तों। जून पूरा महीना, जुलाई पूरा महीना मैंने अपने जूते चप्पल घिसे हैं दोस्तों। मैं मुंबई गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं, मैं हैदराबाद में भी दरवाजे मैंने खटखटाया, तीनों जगह पे मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। 2 जगह मेरी आज बातचीत चल रही है दोस्तों, एक OTT प्लेटफॉर्म पे चल रही है, अभी तक उनका कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। 1 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का, शायद कुछ आ जाए। तो बहरहाल ये सारी चीजें हुई इंडिया में। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि मेरे को नेपाल में एक मिला है, अपडेट मिला है नेपाल में रिलीज होने का। तो नेपाल में जो बंदा है मेरे को, जो दिल्ली में हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली मैं किसी के नाम नहीं ले सकता, तो वो मेरे को दिल्ली में हेल्प कर रहा है फिल्म को नेपाल में रिलीज करने के लिए। अब नेपाल में रिलीज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताई है दोस्तों। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को मार्केट की रियलिटी, सिस्टम की रियलिटी इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी जब जाओगे ना, आप लोग भी ये लोगों को फेस टू फेस देखोगे। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं तू तो फिल्म मेकर है, तेरी इंडस्ट्री अलग है। हर इंडस्ट्री का यही हेडेक है, हर इंडस्ट्री का आज की तारीख में यही हेडेक है दोस्तों। ऐसे लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा मुंबई में। तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले दोस्तों ना ही गुस्से में आना है और ना ही पैनिक होना है। और आपका मंत्रा जो चैंटिंग है, चाहे वो गायत्री मंत्र बोल लो या महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, इसको कंटिन्यू रखना है, इसको बंद मत करना कभी। ये पूरी जर्नी में, बिलियनर बनने की जर्नी में, ये मंत्र चैंटिंग मत बंद करना। ये मंत्र चैंटिंग ही आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेगी। क्योंकि ये मंत्र चैंटिंग क्या करती है मालूम दोस्तों, एकदम टफ टाइम पे ना आपके दिमाग को शांत करती है
और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको सोल्यूशन देती है। ये रेगुलरली, ये कंपलसरी वर्क करती है दोस्तों। तो नेपाल में बातचीत चल रही है दोस्तों। अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, अब नेपाल में 5 सितंबर को फिल्म रिलीज होने का। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है नेपाल के, वो लोग काम कर रहे हैं। अब पूरी नेपाल की ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करूंगा कैसे? अब मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मैं एक सर्टेन फीस दे रहा हूँ, वो फीस लेके वो लोग वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि नेपाल में मैं प्रमोशन करूंगा कैसे? अब जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जो फीस दी थी, मैंने सोचा था कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पैसे में से प्रमोशन करेगा, लेकिन मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑफलाइन प्रमोशन कर रहा है, ट्रेडिशनल वे में प्रमोशन कर रहा है। और मेरे को मालूम है कि यार ये प्रमोशन में ना हम लोग पूरे नेपाल को टारगेट कैसे करेंगे। हम लोग काठमांडू में, पोखरा में, ललितपुर में या फिर विराटनगर में ये एरिया के क्राउड को नया प्रोडक्ट बताने के लिए मिलियन व्यूज से अट्रैक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से जो भी मैं कुछ कर रहा था, जो भी मेरे ऑनलाइन प्रमोशन चल रहे थे, वो इंडिया में चल रहे थे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि मेरी गेम ही पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। मेरा जो प्रोडक्ट है वो सीधा दूसरी कंट्री में चला गया। अब मेरे को वहां से जीरो से ऑडियंस बनाना पड़ेगा। अब मैं वो जीरो से ऑडियंस बनाऊं कैसे? क्योंकि अब पूरे नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ के आसपास है दोस्तों। अब वो 2.5 करोड़ में से इसका मतलब 50% नेपाल देखे, अब वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी दोस्तों जहां पे मैं मैक्सिमम क्राउड को नेपाल में पुश कर सकूं ताकि वो लोग मिलियन व्यूज देखें। तो वो क्राउड को पुश करने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, इंस्टा पे ऐड रन कर रहा हूं। अभी 100 रुपये पर डे डाल रहा हूं मैं, ताकि मेरे को विजिबिलिटी मिले। और अभी मेरे को 10,000 का एक फर्स्ट जो मैंने पोस्टर प्रमोशन किया था, उसके बाद मेरे को दोस्तों आइडिया आया कि यार मेरे को अभी पूरी नेपाल कंट्री को टारगेट करना है, तो करूंगा कैसे? तो दोस्तों जब आप एक पूरी कंट्री में एंटर कर रहे हो और आपको 4-5 सिटीज को टारगेट करना है, तो आपको ना एक कैंपेन रन करनी पड़ेगी। कैंपेन में ऑडियंस इंगेजमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप एक कैंपेन रन नहीं करोगे जिसमें ऑडियंस इंगेजमेंट नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कनेक्ट कैसे होगा? तो ये मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, एक कैंपेन रन की। और मैंने ये कैंपेन इतनी सिंपल तरीके से रखी है ना दोस्तों कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूं, अभी तो किसी ने कुछ पार्टिसिपेट किया नहीं है। तो ये कैंपेन मैंने ये रखी है कि स्माइल नेपाल चैलेंज मेरी कैंपेन का नाम है दोस्तों। ये कैंपेन में पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है। बस आप एक सेल्फी फोटो लो हंसते हुए, और उसको हम हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करेंगे और आपको टैग करेंगे। तो ये मेरे को एक छोटा सा आइडिया आया, और अगर ये आइडिया वायरल होता है तो ये स्प्रेड होगा, तो नेपाल में मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक रीच आउट कर पाऊंगा दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी अडॉप्ट की है ताकि नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है दोस्तों, टाइम कम है। और मेरी फिल्म अगर नेपाल में रिलीज होती है तो मेरे को एटलीस्ट 50 लाख क्राउड तक को खींचना पड़ेगा। अब वो क्राउड थिएटर तक आना, उसके लिए मेरे को प्रमोशन के लिए क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। अब वो क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज मैं अभी सोच रहा हूँ दोस्तों। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है दोस्तों मैंने, मेरे पूरा जो स्टार्टअप का जो भी पैसा था ना दोस्तों। और आप बोलोगे कि यार तेरे को इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट कर रहा था दोस्तों। मैं आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, डेली 18 आवर्स मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। फिटनेस सब बंद है। मैं इतना काम कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, ताकि ये पैसा मैं मिलियन व्यू पे इन्वेस्ट कर सकूँ। और ये जो यूट्यूब सीरीज है, ये यूट्यूब सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि एक बिलियनर बनने की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आते, ताकि वो चैलेंजेस आपको ना। तो प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रैक करना है और डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे। अभी दो जगह बातें चल रही है दोस्तों, और एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को दिल्ली में मिला है जो मेरे को नेपाल में मूवी रिलीज करने के लिए हेल्प कर रहा है। और उसके साथ क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ प्रीवियस एपिसोड में शेयर कर ली है दोस्तों। जो बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में आज की तारीख में हो रहा है, ये मैं बोलूँगा गवर्नमेंट के साइड से। क्योंकि जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को 2 से 3 महीना क्यों लग रहा है भाई? 2 to 3 मंथ्स एक सर्टिफिकेट देने को। मैंने मेरी फिल्म का जो सर्टिफिकेशन था वो सबमिट करके आज पूरा 1 मंथ हो गया है दोस्तों। मैंने इसके पहले एक फीचर फिल्म बनाई थी दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट मेरे को देने के लिए 8 मंथ्स हुआ था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने एक गेटवे करके पिक्चर बनाई थी दोस्तों, उसके लिए सर्टिफिकेट देने के लिए मेरे को दे हैव टेकन 7 मंथ्स दोस्तों। ये बात कर रहा हूँ मैं 2014 की दोस्तों।
7 महीने लगे थे। और आज मैंने जब मिलियन व्यू सबमिट करी, आज पूरा 1 मंथ हो चुका है दोस्तों, और मेरी पिक्चर सर्टिफिकेट में अटक गया। अब आज की तारीख में मैं वहां फंस के बैठा हूं कि यार नेपाल में मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और अभी तक मेरा इंडिया में सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हुआ, तो मेरा पूरा काम रुका हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं? अब मैं यहाँ पे क्या करूं दोस्तों, बोलो। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सर्टिफिकेशन में अटका हुआ है, और यहाँ पे आज मैं फिल्म कंप्लीट करके 60 डेज हो गए हैं दोस्तों। आज 30 जुलाई है, आज 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 1 मंथ से, लास्ट 30 डेज से मेरा फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन में अटक के है दोस्तों। अभी तक मेरा सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हुआ। तो आज लिटरली मैं उनके ऑफिस में गया, मैं हाथ जोड़ के खड़े हो गया उनके सामने, सर मेरा प्लीज कर दो। फिर वो लोग ने बोला नहीं भाई, हमसे कुछ नहीं हो सकता, आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा। तो मेरा जो नेपाल का रिलीज है वो काम अभी अटका हुआ है दोस्तों। अभी मेरे सामने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं आ रही है। एक स्ट्रैटेजी आई है दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वर्क होने के बाद मैं शेयर करना चाहता हूं, ताकि मैं आपको सही रास्ते दिखाऊं कि जब आप ऐसी कठिनाइयों में फंसते हो जहां से आपको गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही है, आप दूसरे कंट्री में जाके आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो, तो वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना। तो अभी मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि इंडिया में तो मेरे को कोई रिलीज नहीं दे रहा है थिएटर में, तो मैं जा रहा हूँ नेपाल, दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, और दूसरी कंट्री में जाकर मैं प्रमोशन करूंगा। और एक दोस्तों, आप मेरे चैनल पे एक 11 मिनट का वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें मैंने लिखा है कि मिलियन व्यू इज अ ग्लोबल हीलिंग फिल्म। तो अब इंडिया में अगर मेरे को थिएट्रिकल राइट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कंट्रीज को अप्रोच कर रहा हूँ। मैं यूके को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं अफ्रीका को अप्रोच कर रहा हूँ, मैं यूएस में अप्रोच कर रहा हूँ। अब जैसे नेपाल में रिलीज हो रही है, तो मैं चाइना को अप्रोच करूंगा, कनाडा हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मेरे को इंडिया में रिलीज नहीं मिली, तो मैं दूसरी कंट्री में जाके मेरा प्रोडक्ट बेचूंगा। तो मैं वो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अब दूसरी कंट्री को ये बताने के लिए कि भाई मैंने एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने वो 11 मिनट का एक्सप्लेनर वीडियो बनाया दोस्तों, जिसमें मैंने ये पॉइंट बताया कि यार मिलियन व्यू सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं, ये एक पैन ग्लोबल लेवल प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो। तो उसका एक मैंने 11 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया दोस्तों, वो आप लोग देखना, ताकि अगर आपको भी इंडिया में कोई बेचने के लिए रोकता है या फिर आपको कठिनाइयां आती है, तो आप अपने प्रोडक्ट को लेकर जाके दूसरी कंट्री में भी भेज सकते हो, बेच सकते हो। तो ये फैसिलिटी आज की तारीख में हम सबके सामने अवेलेबल है दोस्तों, और हम ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो इंडिया के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेंगे, बाहर की कंट्री में बेचने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेंगे, वो सारी लीगल चीज़ों को देख लेना। अब जैसे मैं नेपाल में फिल्म रिलीज करने वाला हूँ, तो मैंने सारी लीगल चीज़ें देख ली है कि भाई मेरे को क्या क्या इंडिया में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, नेपाल में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ लॉयर के साथ इंडिया लॉ के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बैठ के कंप्लीट किया नहीं की। तो ये सारी चीज़ें लीगली आपको करनी पड़ेगी। और लीगली कैसे किया मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया आपको, मैंने पूरे पॉइंटर बताए कि मैंने क्या क्या बातचीत की, कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी जो अभी लास्ट 3-4 दिन में हुई है मेरे पास, और अभी मैं क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा हुआ हूँ कि मेरी इंडिया में CBFC में अटकी भी है, और मेरा वहाँ पे नेपाल में रिलीज होने वाला है। वहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो डेट अनाउंस करने वाला है। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया है दोस्तों, देखते हैं अभी आइडिया वर्क करता है या नहीं करता है। ये क्या आइडिया है दोस्तों जो मैंने मेरे नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, जो उसको नेपाल में फिल्म रिलीज करने के लिए हेल्प करेगा। वो आइडिया मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगी। क्या मेरी पूरी 2 साल की मेहनत, ये जो इतनी बड़ी मैंने YouTube सीरीज बनाई है, जहाँ पे मैं पूरे एक्सपीरियंसेस मेरे आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी मेरी क्या विजन है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। क्या यह विजन पूरी अचीव होगी, जानने के लिए देखे नेक्स्ट एपिसोड और जुड़े रहिए मेरे साथ।